गाली जो है वो एक नाद है। बनारस में जो गाली है वो तो बनारस का प्रसाद माना जाता है। ये आपने आदि पुरुष देखी? आप आदि पुरुष देखते हुए लहसुन पुरुष हो जाएंगे। बीच में 3 साल हारमोनियम बजाया मैंने। आपने संगीत सीखा? सीखा नहीं, बजाया। तो वो हमको हारमोनियम सिखाते थे बंद कमरे में, फिर पहलवानी भी सिखाते थे। हारमोनियम और पहलवानी, वो भी बंद कमरे में। बिहार झारखंड में जन्म लेने वाला हर बच्चा गर्भनाल में यूपीएससी टांग के पैदा होता है। कोचिंग एक आवश्यक बुराई है। कोचिंग में जनसभा हो गया कोचिंग कि अगर मेरा शिक्षक मदारी हो जाएगा, रोड पर डमरू बजाते हुए खेला दिखाएगा, तो मैं कहूँगा अपने शिक्षक से, सर आप पहले टीचर थे, अब मदारी क्यों हो गए सर? अब आप सर का घंटा बजा के रिजल्ट नहीं ला सकते। 25 गज का कमरा जो गांधी विहार मुखर्जी नगर में तो खैर बाथरूम में रखा जाता है लोगों को। कौन मैं करोड़पति में जिस दिन अमिताभ बच्चन पूछ देंगे आप बताइए कि ओघड़ के लेखक कौन है, न्यूज़पेपर में नाल आए, तब आपको अरे यार ये तो पब्लिसिटी हो गया यार कि अच्छा आप हिंदी में लिखते हैं। मेरा ना अनकंफर्टेबल हूँ मैं हिंदी में। और अगर टीटी खाली घोषणा कर दे कि ट्रेन जो है कि वो विलंबित है और फलना नंबर के यात्री जो है वो अवैध यात्रा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी सीख समझ में आएगा। किसी का बाप राइटिंग नहीं सिखा सकता। एक लाइन का गुरु ज्ञान है ये। केवल हिंदी में लिख के 2 रोटी खाया जा सकता है, लेकिन बिना घी लगाए। शिक्षक समझ रहा है यूथ कुछ नहीं समझता है, फिल्म बनाने वाले समझ रहे हैं यूथ कुछ नहीं समझता है, राजनीति करने वाले समझते हैं यूथ कुछ नहीं समझता है, जबकि इस देश को केवल यूथ समझ रहा है। गुरु वो सब कुछ समझ रहा है। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। रे साधो एही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। भरा कटोरा जगत का त्यागा साधो। भरा कटोरा जगत का त्यागा चल गया मस्त फकीर। रे साधो एही नदी के तीर रे हमने देखा बहता नीर। आज हमारे साथ हैं लेखक, कवि और गीतकार नीलोत्पल मृणाल जी। नीलोत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलोत्पल सर, हर इंसान को बनने में उसकी पृष्ठभूमि का बड़ा योगदान रहता है। आप झारखंड से आते हैं, आपका पारिवारिक बैकड्रॉप क्या रहा? पारिवारिक जो है कि पृष्ठभूमि यही है कि पिता सरकारी नौकरी में रहे। किस नौकरी में? राज्य सेवा में रहे, झारखंड के राज्य सेवा में। और मेरे चाचा भी रहे। तो सरकारी नौकरी वाले के यहाँ जो एक जीवन होता है कि भाई बचपन से ये देखा गया कि आपको भी बड़े होकर नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी की तरफ जाना है। हालांकि ऐसा कोई बंधन नहीं था, बचपन में कोई टास्क नहीं दिया गया था, लेकिन आप खुद देखते हैं कि वो है। लेकिन मैं रहा अक्सर हमेशा से गांव में। तो एक जो है कि तो एक गांव का जो जीवन होता है, जो उन्मुक्त, जो आज़ाद, जो इस तरह का जीवन होता है, वही बचपन रहा, वही जीवन रहा। तो ये रहा कुल मिला के मेरे लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से अगर देखा जाए तो। माता गृहिणी हैं और पिता नौकरी में थे। तो कहानियाँ बनने में तो बड़ा योगदान रहा होगा उस पृष्ठभूमि का। हम लोग अक्सर गांव में बैठ के ये कहते थे कि भाई शहर में आप एक पड़ोसी के बारे में भी आप जो खबर है वो अखबार में पढ़ते हैं, आपको नहीं पता चलता है, यानी कि खिड़कियां बंद रहती हैं। गांव में आसमान खुला रहता है। आपको अपने जो है कि घर की बात वहाँ हो सकता है कि आपका पड़ोसी बता दे, आपको बाहर से पता चले, आपको ना पता चले कि मेरे घर में और क्या हो रहा है, तो वो आपको गांव बता देता है। ऑब्जर्व करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो वहाँ पे जीवन का वैरायटी भी आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपके साथ हमेशा रहती हैं,
तभी आपको पता तो होता नहीं है। मुझे क्या पता था बचपन में कि मैं आगे जाके कुछ लिखूंगा, ये मुझे तो पता था नहीं, और किसी को भी नहीं होता ये पता। लेकिन वो जीवन का एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर आप कई तरह के रंग देखते हैं। विविधता है और सामाजिक जीवन। बिल्कुल। और जहाँ सामाजिक जीवन होगा वहीं पर आप अलग अलग रिश्ते देखेंगे, अलग अलग तरह की घटनाएं देखेंगे। जहाँ समाज ही छितरा हुआ है, जहाँ पर आप सामाजिक जीवन से कटे हुए हैं, वहाँ पर आपको घटनाएं भी कम दिखेंगी, क्योंकि आप अपने में रहेंगे। तो जब आप अपने में रहेंगे तो आपको लग रहा है कि दुनिया में बहुत कुछ कम घटित हो रहा है, सिर्फ उतना ही घटित हो रहा है जो जनरल नॉलेज की किताब में है। लोगों को लेकर समझ भी कम विकसित होगी। हाँ बिल्कुल, वो आपको तो समझ का मतलब ही होता है कि जब तक आप दुनियादारी के अखाड़े में उतरेंगे नहीं, आप जब तक समाज से जुड़ेंगे नहीं, तो कहाँ से आप सीख पाएंगे। वो तो एक ऐसा अनिवार्य स्कूल है ना कि उस स्कूल में जाए बिना आप दुनियादारी तो सीख नहीं सकते। आपने 2005 में ग्रेजुएशन की। हाँ जी। और 2008 में दिल्ली आई यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, लास्ट बीच में 3 साल क्या किया? बीच में 3 साल हारमोनियम बजाया मैंने। आपने संगीत सीखा? सीखा नहीं, बजाया। बजाया सीधे बिना बजाया। सीखे ही बजाया। मतलब गांव के स्तर पर मैंने कुछ अपने गुरु को पकड़ा, लेकिन आप गांव में जानिए कि अभी तक हम लोग को बताया जाता है कि लता मंगेशकर अभी तक गर्म पानी से गलगल करके और आलाप लेती थी। जो जहाँ पर कभी आपको आइसक्रीम नहीं खाई। कभी आइसक्रीम नहीं खाई, मोहम्मद रफ़ी ने कभी गोलगप्पा नहीं खाया। जहाँ पर आपको संगीत का गुरु खैनी रटाते हुए ये सब सिखाएगा, यानी कि उसको सिखाने का मन तो नहीं है। सही बात है ना, वो आपको सिखाने से ज़्यादा हदसा रहा है। ठीक है, तो हदसाना मतलब नर्वस करते हैं हम लोग, बिहार झारखंड में वो कहते हैं। तो वहाँ पे हमने हारमोनियम सीखा। तो मेरे गुरु जो मुझे मिले उन्होंने कहा कि हम 16 हारमोनियम तोड़ के खुद बने हैं। तोड़ के मतलब बजाते बजाते इतना रम जाए कि वो बीट उट खुल के फेंका जाए, काला सफ़ेद बटन जो है उड़े हवा में। इस तरह के माहौल में मैंने 1-2 गुरु को अपने गांव के स्तर पर पकड़ा। एक मेरे गुरु थे, वो हारमोनियम सिखाने आए, बाद में हमको बोले कि बेटा तुमसे होगा नहीं, तुम लंबा चौड़ा हो तो तुम पहलवानी सीख लो, मेरा उम्र हो गया, हम ये सिखाना तुमको चाहते हैं। तो वो हमको हारमोनियम सिखाते थे बंद कमरे में, फिर पहलवानी भी सिखाते थे। हम वो चूंकि 80 वर्ष के थे तो हम उनके लिए च्यवनप्राश लाए, बादाम लाए दुकान से। ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है सर? अब वो गजल उजल गाते थे, हारमोनियम और पहलवानी। हाँ, वो भी बंद कमरे में। पहलवानी। तो इस तरह करके फिर गुरु कुछ दिन आए, कुछ दिन सिखाए, फिर उन्होंने कहा यार तुम्हारा दिलचस्पी लगता नहीं, संगीत सीख पाओगे। तो मैं खुद से ही बजा बजा के मैंने सच में 3 साल जम के हारमोनियम बजाया। और उस हारमोनियम के म्यूजिक की झलक आपके गीतों में अभी भी दिखती है। और हारमोनियम ने मुझे एक और बात बताया, पढ़ाई में जो मदद मिली। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया तो मेरे पास ना कोई आदर्श नहीं था, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ वही हारमोनियम था कि अगर मैं ये काले सफ़ेद बटन को दबा के उंगली से, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर मैं गाना निकाल सकता हूँ तो जो लिखा हुआ है वो इससे आसान है। ये वो हारमोनियम मुझे बता चुका था कि 2 साल में अगर मैं हारमोनियम से आवाज़ निकाल सकता हूँ, 3 साल में गाना गा सकता हूँ, तो ये तो लिखा हुआ है। यहाँ तो सफ़ेद पन्ने पर काले अक्षर से लिखा हुआ है, वहाँ सफ़ेद और काले जो बटन होते हैं उसमें कुछ लिखा नहीं होता है। ये हारमोनियम मुझे बता चुका था। तो संगीत, फिर पहलवानी और उसके बाद यूपीएससी, ये तो बिल्कुल ही तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यूपीएससी का ख्याल कहाँ से आया आपको? जीवन इसी इना मीना टिका का नाम है बॉस। ठीक है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, आपको पता ही नहीं होता है। वो तो जब आप कोई मंजिल पा लेते हैं, पा भी नहीं लेते हैं, जहाँ आप ठहर जाते हैं उसी को आप मंजिल बताते हैं। बिल्कुल। फिर आप कहानी पूरी तरह से फिर धोते हैं पिछली वाली, फिर नई लिखते हैं और उसको वाइट वॉश उसको करते हैं। हाँ, फिर उसका तो बकौल बकेती आप नया स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैंने इतना संघर्ष फिर आप किया। बताते हैं कि मैं कवि इसलिए बना कि मैं रात को चांदनी रात में जग जाता था जब मैं 6 वर्ष का था। मम्मी जो लोरी मुझे सुनाती थी वो मेरा लिखा हुआ ही होता था, है ना। फिर आप कहानी बनाते हैं ना कि मैं लोरी लिखता था 6 वर्ष की उम्र में, फिर मम्मी को देता था, मम्मी फिर उसको गाती थी, तो फिर मैं कंपोज करके देता था और फिर वो मुझे सुनाती थी और सुलाती थी। ये कहानी आप बाद में बनाते हैं, जिस मंजिल पे आप ठहर जाते हैं उसकी कहानी लिखते हैं बैठ के। ऐसा बचपन में कुछ नहीं होता है जो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। चीज़ें बैकवर्ड मोशन में चलती हैं। आप जब चाकू लेकर घूम रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि ये लड़का आगे जाके एसपी बन जाएगा, जबकि आप चाकू लेकर चोर पुलिस खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली हम अनुभवों से सीखते हैं और फिर हम एक मंजिल तय करते हैं। और भारत में ऐसा कोई ढांचा नहीं है, न शिक्षा का, न पारिवारिक परवरिश का, जहाँ पर बच्चे को डब्बे में बंद करके तय कर दिया जाए कि ये जो है कि ये पाइनएप्पल शेक है और ये ऑरेंज शेक है, ये मैंगो शेक ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मशीन में डाल दिया जाए। कम से कम इस लिहाज से मैं भारतीय परवरिश को, जो पालने का तरीका है, उसके सामने हम लोग को नतमस्तक होना चाहिए कि वहाँ आज़ादी है, खूब है।
और आप उड़ते उड़ते किस डाल पे बैठते हैं, ये आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी रुचि, उन सब पर भी निर्भर करता है। तो फिर यूपीएससी के तैयारी का कहाँ से ख्याल आता है, और फिर क्या सफ़र रहा यूपीएससी का? बिहार झारखंड में जन्म लेने वाला हर बच्चा गर्भनाल में यूपीएससी टांग के पैदा होता है। उसको एक बार यूपीएससी करने आना है। उसका कारण है कि भाई कभी किरासन तेल लेने गए उसके पापा या दादा लाइन में और डीलर ने नहीं दिया, तो बाप घर आके बोलता है कि कलेक्टर हो जाओ, उसके बाद इसको बताएंगे। कभी थाना में चले गए, आप रिपोर्ट लिखाने, दरोगा आपसे ठीक से बात नहीं किया तो बाप गरमा के आएगा, कहेगा तुमको एसपी बनाएंगे। ये चलता है। और वो कलेक्टर बनने के बाद फिर बिहार में तो कलेक्टर की भी कुटाई हो जाती है। नहीं, वो तो होती है, अभी बात यहाँ तक नहीं है, लेकिन ये एक बात है। लेकिन अक्सर आप पूछेंगे कई इंटरव्यू में, कई लोगों से आप ये सवाल पूछते हुए सुनाई पड़ेगा कि क्यों बिहार में या यूपी में सरकारी नौकरी या आईएएस आईपीएस बनने वाले, इतनी तैयारी करने वाले लोग आते हैं। उसका तो एक कारण तो उसका सामाजिक परिवेश है कि आपको वो बताता है कि बहुत हनक है इस सेवा में, बहुत पावर है आप, और दूसरा है कि बहुत व्यापक सेवा है जहां आप समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि विकल्प की कमी है हमारे पास। हमारे पास जो है वो भरूच का समंदर नहीं है जहाँ पर जहाज लंगर डालते हो और हम व्यापारी बन जाए बहुत बड़ा। हमारे पास वो ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। हमारे पास कोई पटना या रांची में बॉलीवुड नहीं है। इसलिए हमारा एक था, हम एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे और इसी 10, 20, 30, 40 किताबों से बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे अपने सफलता का। यही हमारे लिए था। तो ये भी एक कारण था। बिहार के बारे में सुनने को मिलता है कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जिसमें लोगों को संभावना दिखती है कि ये कामयाब होगा, कई बार उनकी ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करवा दी जाती है, बंदूक की नोक पे शादी करवा देते हैं। वो केवल यूपीएससी का नहीं है, पकड़ा हुआ विवाह एक, हाँ, पकड़ा हुआ विवाह हम लोग उसको कहते हैं। उस पर आपने 1-2 मूवी भी देखा होगा। एक्चुअली वो बिहार की समस्या नहीं है, वो हमारे समाज की समस्या है। उस समाज की समस्या है जहाँ पर लड़कियाँ आपको बोझ लगने लगती हैं। उसका कारण ये है कि आपको लड़की की विवाह के लिए दहेज जुटाना पड़ता है। उसके पीछे कारण ये है कि दहेज मांगने वाले लोग इस समाज में मौजूद हैं। और उसके पीछे भी कारण है कि आप अपने बच्चों को जब कुछ सफलता देख लेते हैं तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट है, इसमें मेरा इतना माल लगा है तो हमको ब्याज सहित वसूलना है। ठीक, तो आप सफलता को भी जब प्रोडक्ट की तरह देखते हैं तो आपको लगता है इतना निवेश किया, इतना निकल के आना चाहिए। कई बार बाप बीड़ी पीते हुए चौपाल पर खैनी रटाते हुए बोलता है कम रुपया लगाया है इसको बनाने में, हैं बताइए, कम रुपया लगाया है, देह का खून सब चूस लिया ही, तब जाके उसको नौकरी लगा है, तो अब तो कम से कम कुछ मिलना चाहिए। वो बात आपको इतना कन्विंस करते हुए बताएगा ना, इतना सलीके से बताएगा, आप सच में उस पिता पर दया के लगेगा, यार इससे सब कुछ गंवा दिया अपने बेटे को बनाने में, इसको दो यार, वो आपको बड़ा। तो इस समाज का है। तो अब ऐसे समाज में जहाँ पर पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो माँ बाप पैसा दहेज दे नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि लड़कियां अगर आपको बोझ लगने लगेंगी, शादी कैसे हो, तो वही होगा, लड़का उठाओ, जबरदस्ती भी उठाओ। तो ये बिहार की समस्या नहीं है। जहाँ जहाँ लड़कियों की शादी के लिए दहेज दानव बन के खड़ा होगा, वहाँ ये रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन ये दहेज तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है सर। हमारे यहाँ पकड़ा हुआ विवाह की तो हमारे यहाँ पे कम केसेस देखने को मिलते हैं। लड़के आपके यहाँ बहादुर है, पकड़ में नहीं आते हैं, सरसों का तेल लगा के रखते हैं, छुड़ा के भाग जाते हैं। वैसे भी हरियाणा का लड़का कहाँ पकड़ में आएगा? हमारे यहाँ पकड़ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ वो निश्चिंत होकर चलते हैं कि अब हमारा हो गया सेट, हम नौकरी कर लिए। तो और फिर वो शादियाँ चलती हैं सर? चलती हैं, क्योंकि भारत में अभी भी शादियों का जो पारंपरिक ढांचा है उसमें भरोसा है लोगों का। वो शादी को भगवान का वो मानते हैं कि भगवान ने जोड़ी बना दी है तो अब इसको हम नहीं तोड़ सकते, वो मानते हैं। अब तो जो ऐप से होने वाली शादियां में ऐप आ गया है और वो टूटने लगी हैं। वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन टूट जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पोल और खंभा ट्रांसफार्मर वाला लाइन था, जहाँ पर 2 अगुआ आता था, अगुआ मिल रहा है या शादी कर रहा है, जहाँ पर गार्जियन बैठता था, अभिभावक बैठता था, जहाँ पर 8 घंटे मंडप पर बैठे बैठे सुबह का सूरज फिर उग जाए, है ना, 12 तारीख के कार्ड में 13 तारीख को शादी हो, वहाँ पर उस प्रोसेस से जो एक जो बंधन बनता था वो केवल लड़के और लड़की के बीच का नहीं होता है। वो एक परिवार का बंधन हो जाता है, एक इमोशन जुड़ जाता है, उसमें समाज शामिल होता है। वो विवाह केवल 2 लोगों का संबंध नहीं होता है। तो 2 लोगों का संबंध तो टूट सकता है बॉस, लेकिन जहाँ एक समाज इन्वॉल्व है, जहाँ 2 परिवार इन्वॉल्व है, परिवार में कितनी रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ हैं, उसको 2 आदमी निर्णय लेके कैसे तोड़ देगा? इसलिए चल जाती थी। हाँ, उसमें पिसते थे, हो सकता है उसमें लड़का भी पिसे, लड़की भी पिसती थी। ये उसका एक बहुत खराब पक्ष है।
और वैसे भी जबरदस्ती शादी तो किसी भी समाज में अच्छा नहीं है। हमारे समाज में मोनोगेमी के ऊपर भी तो एक प्रॉपर बहस चलती है ना कि भाई एक बार जिससे शादी हो गई, एक बार जिसको पसंद कर लिया उसके साथ फिर जिसको पसंद कर लिया उसके साथ रहना चाहिए। हाँ। लेकिन जिसके साथ हो गई, ये हमेशा एक तरह से प्रश्न इस पे होगा कि जबरन शादी किसी भी समाज में और किसी भी लॉजिक से आप उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन पसंद भी तो नापसंद में बदल सकती है ना बाद में। ये तो होता है, ये तो हो ही सकता है बिल्कुल। तो फिर इसमें मोनोगेमी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे? लेकिन वहां पर ये भी है कि पसंद नापसंद में बाद में बदल जाएगा, तो आप शादियों को इस लिहाज से नहीं देख सकते हैं। प्रेम संबंध टूट जाते हैं। हाँ, टूटते हैं, क्योंकि वहां पर वही शादी का बंधन नहीं है। तो वो छूट है दुनिया के हर समाज में, भारतीय में भी समाज में है, हो सकता है। लेकिन शादी के बाद आप केवल, वही मैंने कहा कि शादी के बाद आपके संतान अगर आपकी हो गई, अब उसको आप दोनों के डिफरेंसेज का सजा उस बच्चे को फिर क्यों मिलना चाहिए? तो जब आप एक जीवन में दो लोग मिलकर जब तीसरे की उत्पत्ति का निर्णय ले लेते हैं, तो फिर आप अपने डिफरेंसेस को मिलाने का भी निर्णय ले लीजिए। इतनी समझदारी, इतनी तो होनी चाहिए ना समझदारी। आपने 2008 से 2015 तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की, ये बहुत 16-17 तक की बहुत लंबा प्रोसेस है। इतने लंबे टिक पाने के लिए हिम्मत कहाँ से आती है सर? बाप देता है, पैसा जो होता है वही हिम्मत होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। बाकी सब ज्ञान है। निराशा तो होती होगी कि यार इतने साल हो गए कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, आनंद आता है, निराशा क्या होगा? पुराने जमाने में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साल के लिए कोई राजा बना, चौथे साल गर्दन काट के फिर चौथा 5वां बन गया। तो हम लोग पूर्व जन्म में वही सब कुछ थे जो इस जन्म में यूपीएससी एस्पिरेंट होकर सुख भोगे हैं। कुछ पुण्य किए, 8 साल राजा रहा, कोई 10 साल राजा रहा, कोई 12 साल, फिर सोचता है 12 साल के बाद गर्दन कट जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, 12 साल राज भोगे। कोई काम मोटिवेशन नहीं करता है, बाप काम करता है जो पैसा आता है, और फिर कभी निराश नहीं होने देता है। यूपीएससी हुआ भी नहीं तो अभी भी चुभता है कहीं ना कहीं कि कुछ हो जाते यूपीएससी के थ्रू, कहीं ना कहीं चले जाते, कलेक्टर हो जाते। तो ये कहना कि यूपीएससी नहीं होना चुभता है, फैशन में है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि कुछ भी बन जाइए, आप अमिताभ बच्चन भी बन जाइए, लेकिन आपको अफसोस तो जरूर होगा कि IAS नहीं बने। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छा, सम्मानित और जीवन जी रहे हैं शांतिपूर्वक, तो उस जीवन का महत्व समझिए, उस कैरियर का महत्व समझिए जहाँ से आपको आजीविका मिल रही है। कुछ भी बनने से बड़ा जीवन है, तो उसका महत्व समझना चाहिए। हम कतई ये नहीं कर सकते कि मैं जो हूँ इससे बेहतर वो विकल्प था, वो बन जाता तो गजब हो जाता। मैंने देखा है जो वो बन गए वो गजब नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान है। तो आप कौन सा वहाँ ये कर देते? इसलिए मुझे आज तक कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने कभी किसी मंच पर नहीं कहा कि चाहे कुछ बन जाऊँ लेकिन IAS ना बनना तो ये तो अफसोस है। ऐसा नहीं होता है। जिसका यूपीएससी क्रैक हो गया वो कार्डर को लेके परेशान है। हाँ। वो उनकी अलग अलग परेशानी है, वो वहाँ बैठ के भी परेशान है। पहले यूपीएससी क्रैक होता है, फिर दिमाग भी क्रैक हो सकता है जी, है ना, होता ही है, होता ही है। हाँ। तो दोस्तों का कितना योगदान रहता है वहाँ पे उस परिवेश में? इतने लंबे आप चलते हो। दोस्ती को उस परिवेश से छोड़िए, दुनिया में किसी भी आप फील्ड में जाइए। मैं अपने को ना अपने दोस्तों के प्रयास, प्रोत्साहन और सद्भावना का उत्पाद मानता हूँ या साकार रूप मानता हूँ। उत्पाद एक खराब शब्द है बुद्धिजीवियों के बीच में, प्रोडक्ट फिर उसमें बाजार, पूंजी, सब बहुत गंदा गंदा बाजार आ जाएगा। हालांकि ये बोलने का पैसा लेता है इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन फिर भी ये सब बात बोलना बड़ा गंदा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि उसको अच्छे शब्दों में कहूँ तो मैं अपने दोस्तों के सद्भावना, उनके प्रोत्साहन, उनके भरोसे का साकार रूप हूँ। अगर वो नहीं हो मेरे जीवन में तो मुझे महापुरुषों का पोस्टर नहीं करता है प्रेरित। मुझे वही जिंदा लोग जो मेरे साथ घूम रहे हैं यही बोलते हैं, अरे यार तुम ठीक गाता है यार, कमाल हो जाएगा। हम कहे नहीं होगा, हो जाएगा। कुमार सानू कुछ नहीं, सोनू निगम कुछ नहीं। वो जानते हैं कि वो बड़े लोग हैं, फिर वो आपको प्रोत्साहित करते हैं। वो जो जिंदा लोग आपके पीठ पे हाथ रखते हैं ना, वही आपको जिंदा रखते हैं और वो आपको करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए दोस्त बहुत जरूरी है। वही आपके लिए महानतम आदर्श भी है, बहुत जरूरी है। मेंस कितनी बार दिया आपने? मेंस मैंने एक बार दिया। एक बार दिया। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और हिंदी। हिस्ट्री और हिंदी। उसके बाद 2011 में पैटर्न चेंज हुआ, फिर सीसेट मूवमेंट चला। फिर सीसेट, पहले तो सब्जेक्ट हट गया, एक सब्जेक्ट हटा, फिर सीसेट आ गया। अभी क्या है, दोनों सब्जेक्ट खत्म है क्या? अभी एक सब्जेक्ट है, अभी है वही वाला। हाँ तो ठीक है, तो यही था। और सीसेट फिर आ गया, तो सीसेट आ गया तो फिर तो एक पीढ़ी ही बाहर हो गई पूरी, एक पूरा जनरेशन बाहर हो गया। उसके लिए फिर आंदोलन खड़ा हुआ
संयोग से, सुसंयोग से उस आंदोलन का मैं भी हिस्सा रहा। मुखर्जी नगर का चौराहा अगर मुझे थोड़े सी भी कभी भी किसी बात के लिए याद रखेगा तो सिर्फ इसलिए रखेगा कि मैं वहाँ भूखा बैठा था सीसेट के आंदोलन में, इसलिए कि ये सीसेट हटा दिया जाए। और मेरी जो पहचान थोड़ी बहुत भी है, जिसके कारण मैं एक लेखक के तौर पे खुद को खड़ा करके लोगों के बीच में ला पाया, वो उन्हीं हजारों छात्र छात्राओं की बदौलत है जो मुखर्जी नगर में संघर्ष कर रहे थे। और उन्हीं के बीच में 2014 में मैं वहाँ अनशन पर बैठा था। 1 साल तक वो आंदोलन चला। वो आंदोलन इस देश के सबसे सफलतम और सबसे प्रभावी आंदोलनों में था, जिसको उस वक्त की मीडिया ने शायद उतना उसका मूल्यांकन नहीं किया हो, लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ियां जब यूपीएससी में बैठती हैं हिंदी माध्यम की, वो जानती हैं कि उस आंदोलन का महत्व क्या है। मुख्य धारा की मीडिया के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि वो महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात ही नहीं करते। आती थी जिस दिन लाठी उठी चलता था, कपार उपार फट गया, लड़का लड़की बेचारा छितरा गया, उस दिन तो मुख्य मीडिया आती थी। वो तो लेकिन उसके परिणाम का महत्व मूल्यांकन हमारा सोसाइटी भी नहीं किया है। सिविल सर्विसेज का मूवमेंट जो है, हम पढ़ते थे कि भाई सिविल सर्विसेज मूवमेंट जो है 19वीं सदी में, जिसमें कि जो है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह थे, है ना, वो लोग उस आंदोलन को जब चला रहे थे तो वहाँ पर वो आंदोलन चल रहा था सिविल सर्विसेज में सुधार के लिए। और अब यहाँ ये आंदोलन सिविल सर्विसेज में सुधार के लिए, आप यूपीएससी जैसी संस्था जिसको आप एब्सोल्यूट संस्था मानते हैं, आप कहते हैं कि ये गलती ही नहीं कर सकता, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध में आलोचनात्मक आंदोलन हुआ कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ था इस देश में। और उस आंदोलन में जीतना, उस आंदोलन को माना गया, हाँ, उसके शर्तों को माना गया। यूपीएससी ने माना कि हमको रिव्यू करना होगा अपने निर्णय को। हाँ, रिव्यू किया भी और गया, किया भी, सीसेट को क्वालिफाइंग करना पड़ा, क्वालिफाइंग हुआ। लेकिन आपकी मांग थी कि सीसेट को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। बिल्कुल हटा दिया जाए मांग थी, लेकिन आप इस तरह से आप भी ये नहीं कह सकते कि जो आप मांग रहे हैं बिल्कुल वही हो जाएगा या हो ही जाना चाहिए। जो क्वालिफाइंग, वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट था। इससे अलग जितनी एकेडमी थी वो ये चाहते थे कि सीसेट रहे, लेकिन वो भी क्वालिफाइंग चाहते थे। कोचिंग की दुनिया तो चाहेगी सीसेट रहे, क्योंकि कोचिंग की दुनिया में आप टायर पंक्चर बनाने वाले जितने हिंदुस्तान में हैं, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ केवल बिहार और झारखंड में गणित पढ़ाने वाले हैं। उनमें से किसी को भी उठा के सीसेट पढ़वा दीजिए तो कोचिंग को सस्ते लागत में महंगा वो मिल जाता था, अच्छा खासा भीड़ भी था। अब सीसेट तो हर कोई पढ़ना चाहेगा, उस पर सब्जेक्ट न्यूट्रल है, यानी हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, सबको सीसेट पढ़ना है, तो कोचिंग के लिए बहुत प्रॉफिट का सौदा था। कोचिंग एक आवश्यक बुराई है। क्यों? डार्क हॉर्स में मैंने लिखा है, ये गुरु का बयान। जब गुरु बताते हैं कि कोचिंग एक आवश्यक बुराई है, इसको तो करना ही पड़ेगा। आप ठगे जाओगे, फिर आप समझ जाओगे कि भाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन करोगे जरूर, एक बार करना जरूरी है। क्यों करना इसलिए जरूरी है? देखिए, हमारे यहाँ ना सरकारी शिक्षा का ढांचा बड़ा कमजोर है, चरमराया हुआ है। आपको कॉलेज तक पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, बतौर कैरियर। बचपन तो अलग बात है, बिल्कुल। बचपन में तो कोई रुचि के अनुसार कुछ बता भी देता है कि ये ऐसा हो सकता है, बन सकता है, लेकिन कॉलेज में कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई ऐसा काउंटर नहीं है जो आपको बता सके कि आपको करना क्या लाइफ में। ऐसी स्थिति में जब आप हिस्ट्री पढ़ के, पॉलिटी पढ़ के या मैथ ही पढ़ के जब आप सीधे आते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो थोड़ा सा तो आपको करीने से एक फ्रेम में तो आपको बंधना होगा ना। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस को फॉलो करने का थोड़ा तरीका पता होना चाहिए, क्या प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये एक ढांचा बना बनाया आपको मिलना चाहिए। अगर आप इसी को ढूंढने में 2-3 साल लगा देंगे यही शोध करने में, तो कोचिंग क्या करता है, वो फॉर्मेट आपको दे देता है बहुत तरीके से। बिल्कुल, वो आपको लेना होगा। अब अगर आपको फिर आप कोचिंग से रिजल्ट चाहेंगे, तो एक समय था जब रिजल्ट देती भी थी कोचिंग, क्योंकि कोचिंग तब कोचिंग की तरह थी, यानी कि कोच आपके बगल में खड़ा होकर बैटिंग करता था और बताता था कि स्टांस ऐसे लिया जाता है, फ्रंट फुट पे जाके ऐसे मारा जाता है, ओवर पिच बॉल वो पैर बढ़ा के मारोगे स्ट्रेट ड्राइव 6 जा सकता है, वो बताते थे बल्ला घुमा के। अब क्या है, कोचिंग में जनसभा हो गया कोचिंग, ठीक है, उसमें एक आता है, एक धर्मगुरु की तरह एक आदमी उंगली उठा के आता है, वो आपको ज्ञान देता है। 2000 छात्र छात्रा बैठे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको भरोसा भी नहीं कि आदमी जिंदा है। वो तो आगे से खबर आती है, पीछे तक नहीं यार ये यहीं पे जिंदा, यहीं पढ़ा रहा है, हाँ ये ऐसा है, वो आपके कपार पर यहाँ पर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है, आपको लगा ये साला मिस्टर इंडिया चल रहा है। 2-2 हजार बच्चों की क्लासेस, हाँ, हर पिलर में वो अवतरित हो रहा है। कई लड़के तो जिंदा देख ही नहीं पाते, वो पिलर के सामने बैठे होते हैं, तो वहाँ स्क्रीन चल रहा होता है। जब हम प्रिपेयर करते थे तो 4 फ्लोर पे एक ही क्लास चलती थी, वही में आगे बोर्ड लगे होते थे। बताइए, आसमान ही दूसरा, धरती ही दूसरा, वो अलग फ्लोर पे है। तो अब वैसे स्थिति में कोचिंग भी नहीं है, ये तो जनसभा है।
तो जनसभा संबोधित आप करेंगे तो वहां से कैसे रिजल्ट निकालेंगे आप? उससे भी ज्यादा धंधा है। मतलब वही जनसभा को मैं अच्छे शब्द में कह रहा हूँ, मैं लेखक दिखने का प्रयास करने के लिए उसको धंधा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको जनसभा ही कह रहा हूँ। तो वो है, ये भी प्रेशर रहता है कि भाई हाँ हम इंटेलेक्चुअल की तरह बिहेव करें तो थोड़ा हम मजा आता है अगर आप इंटेलेक्चुअल दिखने में। अब मजा आता है और क्या मजा आएगा और क्या। दूसरा ये कि कोचिंग से संबंधित एक बहुत जरूरी बात है जो लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई जब छात्र पढ़ते थे तो रिजल्ट होता था, अब सब्सक्राइबर पढ़ रहा है, बेल बटन दबा दो, घंटा बजा दो सर का, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अब आप सर का घंटा बजा के रिजल्ट नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये तो डार्क जोक हो गया सर। नहीं, इसको आप जोक के तौर पर नहीं लीजिए, ये एकदम ऐसा बात है जो एकदम सत्य है। हाँ, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज अब हैं, वो घर बैठ के अंग्रेजी हिंदी का फर्क है कि बेल बटन को घंटा हिंदी में बोला जाता है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये शब्दकोश की देन है हमारे लिए। लेकिन ये बात सही है कि सब्सक्राइबर यूपीएससी पास नहीं कर सकता दोस्त। हाँ, सब्सक्राइबर तो कोई नौकरी की परीक्षा तैयारी पास नहीं कर सकता। और आपके जो लाखों सब्सक्राइबर हैं उसमें से कौन है, उसमें तो एवरेज आयु वाले सब्सक्राइबर ऐसे निकल जाएंगे जो 50 साल के हैं, जिनको कभी देना ही नहीं है परीक्षा, जिनको टाइम पास करना। और आप सब उसमें शामिल हैं, सब एक ही घंटा दबाए हैं ना, सब एक ही लाइक कर रहे हैं ना, सबको मजा भी एक ही तरह का मिल रहा है, तो उसमें आप छांटेंगे कैसे कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला लड़का लड़की है और ये मजा वाला है। आजकल तो पढ़ाया भी मजे के लिए जा रहा है, मजे के लिए दिया जा रहा है, प्रोडक्ट मजे के लिए दिया जा रहा है। आप कोचिंग के बाहर जाइए, आप पूछिए सर कैसा पढ़ाते हैं, अरे मजा आ जाता है। ये मजा जो आ जाता है ना, इस पे रिजल्ट नहीं आएगा, मजा आएगा। या तो मजा ले लो या मैंने शिक्षकों को देखा है रात भर जाग के इंटरव्यू देने वाले छात्रों के साथ 4 बजे सुबह तक बात करते, टहलते हुए पढ़ाते हुए, कोचिंग के बाद नोट्स हाथ में मुड़े हुआ लड़का, सर इस समझ में नहीं आया कि नेपोलियन क्रांति का शिशु भी था, क्रांति का हंता भी था, तो उसमें जो 2 उदाहरण मैंने क्लास में बताया सर, बाहर थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ सर, इसको और कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सर जो है वो निकलते थे और टहलते टहलते जाएंगे दूर तक और बताते थे झालमुड़ी खाते हुए। ये था कोचिंग। मैं कोचिंग ने बहुत हिंदुस्तान के हिंदी पट्टी को बचाया भी है, रिजल्ट दिया है, लेकिन अब वो कॉर्पोरेट हो गया है। अब वहाँ पर रिजल्ट मत ढूंढिए, मजा ढूंढिए, सीरियल से ज्यादा मिलेगा। दिखते ही हैं। अब आजकल तो टीचर्स पर रील ज़्यादा बनती है, उनके लेक्चर कम आते हैं, रील्स ज़्यादा आती हैं। इसलिए मैंने कहा कि सब्सक्राइबर भी उनके पास छात्र नहीं है जो सब्सक्राइबर्स हैं। एक दिन कहते हैं कि माफ़ी करना सबसे बड़ा गुनाह है, एक दिन कहते हैं कि माफ़ी करना आपका सबसे बड़ा गुण है। इस तरीके के लोग यूपीएससी पढ़ाते हैं। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह का जो है कि बहुत तरह के वो क्या बोलते हैं, मैं फिर से कहूँ, बहुत तरह के अवतारी पढ़ाने वाले लोग, कोई उछल के पढ़ा रहा है, कहीं आप देखिएगा शिक्षक को, कोई अपने गैंगवार की कहानियां सुना, कोई गैंगवार की कहानी सुनाएगा, कोई कपड़ा उतार लेगा, ऐसे ऐसे लहरावेगा और कहेगा कि रिजल्ट इसी कपड़े से झड़ेगा, है ना। वो अजब अजब तरीके से कोई आवाज़ निकालता है अजीब तरीके से, जैसे सियार भूखता हो वैसे वो छात्र को बुलाता है और सॉल्व करता है। तो आप देखिएगा ऑनलाइन पढ़ाना भी एक तरह से वो क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट का वो जरिया हो गया है, और शिक्षक को भी उलझुल जुलूल हरकत करना पड़ रहा है कि मुंह में पेट्रोल लेके आए, आग निकाल के पहले दिखाए, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाए, है ना। ऐसे भी टीचर्स आ रहे हैं जो कहते हैं आज मैं आपको कुछ नया करके दिखाता हूँ, शीर्षासन कर रहा है, बोतल नाक पे रख के ऐसे ऐसे बैलेंस करके दिखा रहा है, बहुत की पढ़ा रहा है, इस तरह का अजीब जुलूल हरकत कर रहा है। डांस करके कई लोग उसको तो अप्रिशिएट भी लोग करते हैं कि ये टीचर इसी तरह का भारत में शिक्षक होना चाहिए, देखो ये नाचते हुए बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाते भाई जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाया था उनको डांस नहीं आ रहा था, तो कैसे राजेंद्र प्रसाद पढ़ा दिए भाई। तो वही अब आप सोचिए ना कि जिसने गैलीलियो और आइंस्टाइन को पढ़ाया होगा, क्या उनके शिक्षक ने नाक पे बोतल रख के सर्कस करके दिखाया होगा। और आज के टीचर्स को तो भाई उसने बैनर में लिखा है कि मुझे आइंस्टाइन नहीं पैदा करना है, मुझे एक नौकरी करने वाला आदमी देना है मार्केट को, एसएससी पास कराना है इस बंदे को, और वो भी नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है इतना सर्कस करके। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं इस परीक्षा से बाहर हूँ, तो 10 लोग ये बोलेंगे भाई तेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ दोस्त, इसलिए कि विद्यार्थी जो है वो मेहनत किस तरह से करता है उस पर निर्भर तो करता है, लेकिन मेरा नहीं होने के बावजूद भी मैं इतना जानता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंने शिक्षक से पढ़ा है जी। मैंने बेल बटन नहीं दबाया है कोचिंग का, मैं कोचिंग तो गया लेकिन कोचिंग में मैं मास्टर से पढ़ा हूं, मैं शिक्षक से पढ़ा हूं, तो मैंने जो पढ़ा वो मैं वसूल कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं। हम भी बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, लेकिन हम भक्त नहीं है। मेरा गुरु भगवान है लेकिन हम भक्त नहीं, हम छात्र हैं। हम लॉजिक पूछेंगे,
हम तर्क करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। हम ईश्वर भले मान ले गुरु को, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे ना। सही बात। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम छात्र क्या हैं? बिल्कुल। तो गुरु ब्रह्मा हो सकता है, लेकिन छात्र भक्त नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने क्या किया, गुरु को ब्रह्मा बनाया, विद्यार्थियों को, सब्सक्राइबर को भक्त बना दिया। अब भक्त ना सवाल नहीं पूछता है, कहता है सर और मजा दीजिए सर, सर और मजा दीजिए सर, सर कुछ और रील में बोलिए ना सर। अरे सर मजा आ रहा है, बस चलने दो ना। तो वो भी प्रेम की कहानी सुनाएंगे, वो भी इधर उधर की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भक्तों को प्रसाद चाहिए, भक्तों को मोटिवेट करते हैं। 9th क्लास में मैंने गोली चला दी थी। हाँ। उसके बाद गैंगवार हुई। हाँ। और तमाम इस तरीके के किस्से में सुनने को मिलते हैं। क्या रिलेवेंस है इन चीज़ों का? रोज नया मांझते हैं, रोज वो बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट राइटर फेल है। आपको ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलेगी कि एक लड़के के पिता की हत्या हो गई, जलती हुई चिता से, वहीं से मुझे फ़ोन किया, सर मुझे हत्यारे से बदला लेकर IPS बनना है। सर ने, मैंने कहा कि राख बुझने से पहले कोचिंग आ जा। उधर चिता जल रही थी, इधर क्लास चल रहा था, और जब तक वो पंचतत्व में विलीन होते मैंने रिजल्ट दे दिया। और लिटरली ऐसे किस्से सुनाते हैं लोग। उसके बाद जो कि माहौल ऐसा, हर आदमी कल्पना में श्मशान पहुंच चुका है, हर लड़का, और नीचे कमेंट कर रहा है, सर आज आपने चिता से जो रिजल्ट निकाल के दिया मैं भस्म लगा के क्लास आऊंगा सर। और फिर उनके सब्सक्राइबर वेट करें कि मेरा बाप कब मरे और मैं भी बदला लूं। नहीं कहूंगा, लेकिन कल ही कहानी है, कहीं लगे खून से लथपथ। नहीं, वो प्रेरित इस तरीके से कर देते कि यार क्यों मेरा बाप क्यों नहीं मरा, मैं बदला तो ले लेता। मतलब कम से कम इस तरह की चीजें ये मोटिवेशन है? बताइए आप, ये मोटिवेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षकों को मदारी बना दिया। अगर मुझे पढ़ाने वाला शिक्षक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षक मेरे लिए भगवान हो सकता है, लेकिन मैं भक्त नहीं हो सकता। आपको तर्क पूछना, आप पूछ सके सवाल, आप बेतुकी बातों पर सवाल उठा सके, इसके लिए मास्टर आपको पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मतलब यही है, पढ़ाने वाले शिक्षक का ध्येय यही है कि अगर मैं बेतुकी बात करूंगा तो ये सवाल उठा सके। वो आपसे पूछेगा, मास्टर पूछेगा 2 और 2 5 होता है, तो विद्यार्थी अगर बोल देगा सर आप कह दिए तो 5 क्यों नहीं होगा, सर आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अरे यार विद्यार्थी हो तुम बोलो कि 2 और 2 4 होता है, सर आपने मुझे पढ़ाया था। अगर सवाल ही नहीं पूछा जा रहा तो फिर शिक्षा का पूरा पर्पज ही फेल हो रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा शिक्षक मदारी हो जाएगा, रोड पर डमरू बजाते हुए खेला दिखाएगा, तो मैं कहूंगा अपने शिक्षक से, सर आप पहले टीचर थे, अब मदारी क्यों हो गए सर? और छोड़िए 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख अगर खर्च करोगे UPSC की तैयारी में, SSC की तैयारी में, तो परिणाम मांगो फोकस्ड होके। मेरे समय में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे ठीक बगल में बैठे छात्र का हो जाता था। मुझ में नहीं थी योग्यता, नहीं हुआ, मेरे बगल वाले में योग्यता थी, शिक्षक वही थे। योग्यता को एक अच्छा शिक्षक मिल गया तो सेलेक्ट हो गया, आज वो कलेक्टर है, वो आज IPS है। बेपरवाही को अच्छा शिक्षक मिला तो नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन मैं लेखक हूं ना, मैं किताब ही लिख रहा हूं, मैं पढ़ने लिखने का ही काम कर रहा हूं ना। तो बेपरवाही को भी अगर एक अच्छा शिक्षक मिल गया, तो अगर एक मूर्तिकार को कोई भी पत्थर मिल जाए, उसको ग्रेनाइट मिले चाहे लिग्नाइट मिल जाए, चाहे वो काला पत्थर हो, चाहे उजला पत्थर हो, संगमरमर हो, चाहे वो चूना पत्थर, कुछ भी पत्थर मिल जाए, वो उठा के उससे कुछ ना कुछ तो आकार दे देगा। लेकिन सब्सक्राइबर को कैसे देगा? उसके लिए छात्र होना होगा। अगर छात्र हो गए तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। हम छात्र होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, और वो शिक्षक होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। बाकी सब बातें, कॉर्पोरेट आ गया है। हाँ, ये कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में जरा बताइए। कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा, लोक सेवक बनाना है और कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है। यही मदारी बना दिया है शिक्षक को, और हम लोगों को ताली बजाने वाला। नहीं हो पाएगा यहाँ से सिलेक्शन, आप ले लीजिए। और पहले आप मुखर्जी नगर जैसे जगहों पर मरने की खबर नहीं सुनते थे कि आत्महत्या किसी ने कर दिया। अब वो इसलिए हो गया कि वो इतने चकाचौंध से एक आदमी को सेलिब्रिटी बना के मंच पे आप खड़ा करते हैं कि देखो सफल हो जाओगे तो ऐसे ईश्वर हो जाओगे। तो वो जो पिछली बेंच पर बैठा हुआ लड़का है ना, जो सर पकड़ के बैठा हुआ है, जिसको पता है कि मेरा पैसा खत्म हो रहा है और बाप का फोन आया कि अब हम तो नहीं दे पाएंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो उसको देखता है ना उस सेलिब्रिटी को, उससे वो जानते हैं प्रेरित नहीं होता है, वो इतना निराश हो जाता है क्योंकि आपने उसको ना एवरेस्ट की ऊंचाई से एक सबसे नीचे तलछट में खड़े व्यक्ति को, जहां से गंगा मैदान पकड़ लेती है, वहां खड़े व्यक्ति को आपने एवरेस्ट की ऊंचाई पर चमचमाता हुआ एक नगीना दिखा दिया है। ये बेचारा सोचता मैं उतनी ऊंचाई तक तो पहुंच ही नहीं सकता। तो ये वहां सेलिब्रिटी बना के, जबकि उन सब का सेलिब्रेशन बस वही है, कोचिंग, मुखर्जी नगर, करोल बाग, कुछ दिन का वो सेमिनार, कुछ दिन का सब्सक्राइबर, कुछ दिन का फोटो लाइक, यही है। उनकी भी नौकरी में अपनी समस्याएं हैं। वो जो आज से 5 साल पहले सफल हुए थे, वो नौकरी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं।
वो जैसा आपने बताया था कि 1 महीने का फेम और फिर जीवन भर की कुंठा है। जीवन भर की कुंठा है फिर, क्योंकि वो चीज मिलेगा नहीं बाद में। मैं एक कलाकार हूं, तो मेरा शुरुआती ताली से हुआ है, मुझे ताली नहीं मिलेगा तो मैं रोटी नहीं मिलेगा। जिस दिन ताली बंद हो जाएगी मैं भी कुंठित हो जाऊंगा ना। तो उनका काम तो सर्व करना था, उनको एक्स्ट्रा एक आपने काम दिया कि आप ताली बजवा रहे हो, अब उनको ताली नहीं मिल रही है, वहां कुंठित हो रहे हैं। वहाँ डांट पड़ रही है सीनियर से। नहीं, डांट भी पड़, वहां भी वीडियो बना रहे हैं। और फिर वहाँ कह रहा है कि यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऐसे तो मत ट्रीट करो। नहीं, वहां वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक ये वीडियो वाला अलग से चलन है, आदमी आईएएस बाद में बनता है, कैमरा वाली टीम को पहले हायर कर लेता है, फिर वो जहाँ जहाँ जाता है वो उसको फॉलो करते हैं। ये किस तरीके का कल्चर? असल में ये केवल आईएएस आईपीएस का मसला नहीं है, वो हमारे अब जीवन में आ चुका है। आप देखिए ना, लोग कहीं भी अपने बेडरूम में भी आप सार्वजनिक जीवन में ही है, कैमरे में, वहाँ भी कैमरा लगा। जबकि कोई किसी ने कैमरा, पहले लोग डरते थे किसी ने लगा दिया है कैमरा क्या, अब तो आप कैमरा यहाँ 60 के सोते हैं ऐसे करके, अब बेड पे सोए में कपार आपका आ रहा है स्क्रीन पे। तो वो एक तरह से एक मानसिकता हो गई है कि हम दिखेंगे तभी हम महत्वपूर्ण है। तो वो आईएएस आईपीएस की बात नहीं है, हर व्यक्ति अपने काम को हर क्षण कैश करना चाह रहा है, सबको सेलिब्रिटी बनना है, सबको विजिबल होना, विजिबल होना, सेलिब्रिटी होना। मैं तो, मुझे समझ में आता है सेलिब्रिटी होना होता क्या है, मुझे नहीं पता। इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है? इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है? अरे यार, मुझे विवेकानंद अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं मुझे महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम कच्चा बादाम तो भैया तुम क्या करोगे मुझे इन्फ्लुएंस? तो जिसको इन्फ्लुएंस होना है वो अपने अपने कमरे में लगे हुए, एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं हो रहा है इन्फ्लुएंस, वो नेहरू से नहीं हो रहा है इन्फ्लुएंस, वो वाजपेयी से नहीं हो रहा है, वो गांधी और विवेकानंद से नहीं हो रहा है, तो वो हमसे और आपसे हो रहा है। ये सब फालतू की बात है। इस देश में दिक्कत क्या है कि जितना मोटिवेशनल, जितना चिंतित आदमी नहीं है उससे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ। एक चिंतित आदमी पर 4 मोटिवेशनल स्पीकर है, दौड़ा रहा है चिंतित आदमी को, ए रुको 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 तुमको मोटिवेट करेंगे। कहता है बाबू हमको छोड़ दीजिए, हमको चिंता करना है, हमको बाल बच्चा की चिंता करना है, हमको रोटी की चिंता करना है, हमको नौकरी की चिंता करना है। नहीं नहीं, चिंता ना करो, एक वीडियो इधर आओ ना, पहले मोटिवेशन तो ले लो। यूपीएससी में लड़का फेल हो जा रहा है बेचारा, वो भट्ट बन के बैठा हुआ है क्लास में, निराश है, वो अपने दोस्त पर हाथ रखता है, मंटू होगा कि नहीं हम लोग का यार, कैसे तैयारी करें। तब तक में घुसता है मोटिवेशनल स्पीकर जो आपका शिक्षक है, ताली बजती है, पोप बेनेडिक्ट आ गया, ओ सिटी बज रहा है, सर आ गए, अब हो जाएगा, सर आ गए। सर हाथ उठाते हैं और कहते हैं पीछे की ओर देखो, वहां भी सर दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सर बोलते हैं इधर देखो, इधर भी दिखता है, इधर भी सर दिख रहे हैं। कहा यही जीवन है, कहीं भी मंजिल दिख सकती है। ऐसा लड़का एक दूसरे को ताली पीटने लगा, यार ये आदमी, यार ये यूपीएससी देगा मुझे। बाहर की भ्रांतियों में मत फंसिए, आपको तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए ना, भले ही 1000 बहुत सीट होता है, 1000 में आपको केवल एक चाहिए। लड़का मोटिवेट, लड़का को पूछिए सर नया नोट्स दीजिए ना, परीक्षा का पैटर्न जो बदल रहा है उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई बदलिए ना। सर सीसेट जो 3 साल पहले आ रहा था सर अभी उस तरह का नहीं आ रहा है, तो वो बदलाव जो आ रहा है उसको आप पिकअप करिए ना, उसके बाद उस तरह से नोट्स में। नहीं सर, केवल ड्रेस बदल रहे हैं, सर केवल खेलने का तरीका बदल रहे हैं, हम नमूना बदल रहे हैं, हम मदारीगिरी में डमरू बदल देते हैं। तो डमरू बदलने से रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात बहुत कठोर है और मैं ये सब कहने का नुकसान उठाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं डार्क हॉर्स का राइटर हूँ और डार्क हॉर्स एक ऐसी कहानी है जो मुखर्जी नगर के छात्र छात्राओं पर है। उसको लिखने वाले राइटर से लोग पूछते हैं गलती से गाहे बगाहे कि कहाँ पढ़ें। मुखर्जी नगर अपने बच्चे को भेजते हैं, कैसे पढ़ाएं। मैं क्या बोल दूं, मैं किस कोचिंग का नाम बोल दूं। हाँ हो सकता है कि मैं यहाँ से भी निकलूंगा किसी कोचिंग का आपको विज्ञापन करता दिख जाऊंगा, तो भी ना कोचिंग पे भरोसा मत करना, चाहे उसका विज्ञापन हम खुद ही क्यों ना कर रहे हो। हम खुद ही क्यों ना कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा भैया, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पढ़ाने का तरीका आज भी 20 साल पुराना है। आपने जो सीसेट के लिए मूवमेंट छेड़ी थी, आप चाहते थे कि सीसेट बिल्कुल ही हटा दिया जाए, और अब वो मांग कहीं ना कहीं वाजिब भी दिख रही, क्योंकि इस साल का जो रिजल्ट आया है लोगों से सीसेट नहीं हो रहा, क्वालिफाई तक नहीं हो रहा। अब वही कोचिंग वाले जो मैथ पढ़ा रहे थे वो भी नहीं पढ़ा पा रहे। गूगल से नहीं सर वो सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, गूगल पर चप्पल मारते हैं। तेरे भरोसे कोचिंग खोला था, तू भी धोखा दे रहा है। प्रणाम प्रणाम गूगल को मारते हैं कोड़ा गमछा भिंगा के, गैंग सब वासेपुर वाला। गूगल कहता है कि मैं क्या करूं यार, यूपीएससी से मैं नहीं सकता। तो यूपीएससी बेचारी मेहनत करती है कि वो
कोचिंग आधारित या एक फार्मूला आधारित पढ़ाई कोई ना करे, लेकिन कोचिंग मेहनत नहीं करता है कि वो अपने को अपग्रेड करे, नहीं कर रहे हैं यार। शिक्षक को शिक्षक की तरफ पढ़ाने में क्या दिक्कत है? सीसेट मूवमेंट के दौरान आप राहुल गांधी से भी मिले थे, उनके साथ का भी एक बड़ा रोचक किस्सा है, वो आप शेयर करना चाहेंगे? वो सीसेट के टाइम में नहीं था, वो अटेम्प्ट बढ़ाने का मूवमेंट था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों ने दोनों सरकारों के टाइम में आंदोलन किया। 13 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब 14 में फिर जब नई सरकार आई। 13 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे इसलिए कि सीसेट आ गया था, तो हम कह रहे थे कि हमारा अटेम्प्ट जो है वो आप बढ़ा दो, क्योंकि सीसेट के कारण एक पूरा जनरेशन का जो है वो अटेम्प्ट ख़राब हो गया। तो वो हम लोग वहाँ पे वो कर रहे थे। एक तो ये हो गया। तो उस वक्त राहुल गांधी से जब हम लोग मिले थे तो वो आंदोलन बहुत छोटा आंदोलन था संख्या की दृष्टि से। प्रभावित तो लाखों थे, लेकिन आंदोलन की दृष्टि से बहुत छोटा था। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हम लोग जब राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने हम लोग की बात सुनी और उन्होंने खुद कहा अपनी ओर से कि भाई वो सीसेट अगर आप लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो कई बार मिल के समझा रहे थे उन लोगों को कि हमारा सीसेट का रिजल्ट नहीं हो रहा है, इससे हमें अटेम्प्ट दे दो। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने मंत्री को कहा कि ये नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, तो अटेम्प्ट मांग रहे हैं, उनको और 2 दे देने दो। अगर ये अपनी क्षमता से नौकरी कर लेंगे तो कर लेंगे, नौकरी ये तो अवसर मांग रहे हैं, अब अवसर भी नहीं दोगे। तो वो फिर मिला, सबके लिए मिला, हर कैटेगरी के लिए मिला, हर वर्ग के लिए मिला। और वहाँ से ही उन्होंने ही कहा था आखिरी मीटिंग में जब वो कि ये तो हट जाएगा, लेकिन सीसेट के कारण अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उस पर तो काम करना होगा ना, वो हटाना होगा। तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा। फिर वो चुनाव आ गया और फिर वो सत्ता से बाहर हो गए। फिर नई सरकार आई, तो नई सरकार के सामने भी हम लोगों ने आंदोलन किया। वो जून 2014 की बात है, मई में शायद सरकार आई थी, तो जून जुलाई में हम लोगों ने ये मूवमेंट खड़ा किया और फिर 1 साल के आंदोलन के बाद सीसेट भी क्वालिफाइंग हुआ। तो दोनों सरकारों को यूपीएससी के संदर्भ में ये सुधार करना पड़ा और किया, और इससे लाखों छात्रों को लाभ हुआ। छात्रों को मेंस के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है सर? छात्राओं के लिए तो एस्पिरेंट अपनी रुचि के आधार पर करता है, लेकिन कुछ लोग कोचिंग वाले भी कह देते हैं कि यहाँ लाइट बत्ती ज़्यादा है तो यही वाला पढ़ने में सुविधा है, यहीं पढ़ो। कुछ लोग जैसे कि बड़ा फैशन चलता है कि नौकरी के बाद कौन सा विषय काम आएगा। अच्छा, नौकरी में कौन सा विषय काम आएगा? हाँ, वो भी एक फैशन है, उसको भी देख के कुछ लोग आईएएस हो जाते हैं पहले बेचारे, तब सब्जेक्ट लेते हैं कि मैं नौकरी के बाद इसको यूज करूँगा। लेकिन अमूमन सामान्य तौर पे यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि जो आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिसका थोड़ा बैकग्राउंड हो, क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन करके आते हैं ना इसकी तैयारी करने, तो थोड़ा बैकग्राउंड हो। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं भी है, जैसे हिंदी साहित्य है, इतिहास है, ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। फिलॉसफी वगैरह में आप इसको किसी भी बैकग्राउंड से आके पढ़ते हैं, साल भर की तैयारी करते हैं, तो आप इसमें कंफर्ट हो जाते हैं। और बाकी अगर जो टेक्निकल विषय हैं उसमें तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, तभी जाके वो विषय आप लेते हैं। तो ये है, अलग अलग छात्र छात्राओं की अलग अलग प्रक्रिया है जिसमें वो स्वतंत्र होते हैं कि भाई उनको कौन सा विषय लेना है। अब कोचिंग वाले अगर ज्योतिष रखने लगें, आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि आप कोचिंग में गए हैं, सर मेरा कर्क राशि लग्न है, कन्या राशि है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, मैं कौन सा विषय लूँ? कहेंगे आप चले जाइए वहाँ जो कोचिंग, फलना कोचिंग ज्योतिष परामर्श केंद्र में हमारे चैम्बर में जाइए, वहाँ तांत्रिक बैठा है, वो आपको बताएगा किस सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा। सर हम पिछला कोचिंग वाला ज्योतिष तो उल्टा सीधा बता के हमको भूगोल दिलवा दिया, हम तो कपार पर बोल्डर वोल्डर सब बांध के चलते थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब क्या है, अब दूसरा कोचिंग आ गया टीचर। तो कोचिंग वाले किसी दिन ऐसा भी होगा कि ज्योतिष से आपको विषय दिलवाएंगे कि तुम्हारा बुद्ध मजबूत है, तुम मैनेजमेंट ले लो, पन्ना पहन लो इतना बड़ा और 25-30 पन्ना रोज पढ़ा करो और तुम मैनेजमेंट ले लो। ये दिन अगर आ जाए 1-2 साल के बाद तो आप आश्चर्य ना कीजिएगा। 2015 में आपका यूपीएससी का शायद 2014 में आखिरी अटेम्प्ट खत्म हो गया था। नहीं, 16 में आखिरी अटेम्प्ट था। हाँ, आखिरी एक तो नहीं दिया था, आंदोलन में तो हम लोगों ने वो बहिष्कार किया। ठीक है, 2015 में आपने डार्क हॉर्स लिखी, उसके पीछे की बड़ी रोचक कहानी। 9 दिन में आपने किताब लिख दी। बहुत 9 दिन में कथानक चुनना, किरदार चुनना, उनको एक रूपरेखा तैयार करना, उसका क्राफ्ट तैयार करना, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 9 दिनों में। लोग तो सालों लगा देते हैं किताब लिखने। कथानक तो 9 दिन का नहीं था, कथानक तो मेरे दिमाग में था। मैं आंदोलन जब धरने पर बैठा था, मैंने तभी बस सोचा था कि अब मैं करूँगा क्या यार। यानी कि मन में रूपरेखा पहले से तैयार थी। तो मैंने तय किया आंदोलन खत्म होने के बाद कि मैं
यहाँ की दुनिया की कहानी लिखूँगा यहाँ से जाने के पहले। तभी मेरे दिमाग में कहीं से कोई किताब हिट हो जाना, किताब पढ़ा जाएगा, मुझे कोई लेखक मानेगा, जानेगा, ये सब कुछ भी नहीं था। मुझे बस अपने उस पीड़ा को एक तरह से मालूम देना था कि मुझे मुखर्जी नगर की दुनिया की 25 गज के कमरे की कहानी को दुनिया के सामने रखना है। और डार्क हॉर्स से पहले कोई किताब ऐसी नहीं थी जो मुखर्जी नगर पर केंद्रित हो और वहाँ की दुनिया के बारे में कहानी कहती हो। इसीलिए यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा डार्क हॉर्स को पढ़ा। हाँ, वो मेरी ताकत ही वही है, मेरा सब कुछ वही है कि आज हिंदी पट्टी के छात्र, या मैं तो मराठी में भी किताब है ये, और भी पंजाबी में भी अनुवादित हुई है, कई संथाली में अनुवादित हुई है, अंग्रेजी में नहीं हुई है। शायद अगर वो आ जाएगी तो शायद अंग्रेजी के से जो तैयारी करने वाले, लेकिन अंग्रेजी मीडियम से तैयारी करने वाले लोग भी डार्क हॉर्स पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा तो ये तो एक झूठ है ना इंडिया में कि नॉर्दर्न इंडिया का लड़का अंग्रेजी में तैयारी करता हो तो हिंदी नहीं जानता हो। हालांकि ट्रेन व्रेन में ये बोलना भी बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा आप हिंदी में लिखते हैं। मेरा ना अनकंफर्टेबल हूँ मैं हिंदी में। और अगर टीटी खाली घोषणा कर दे कि ट्रेन जो है कि वो विलंबित है और फलना नंबर के यात्री जो है वो अवैध यात्रा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी सिख समझ में आएगा अगर इसका नाम बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो कहेगा कि अनकंफर्टेबल हूँ, वो प्रैक्टिस नहीं है ना, इन प्रैक्टिस नहीं हूँ, तो रीडिंग नहीं है। लेकिन हिंदी पढ़ने वाले की संख्या बहुत है। और डार्क हॉर्स निश्चित रूप से वैसी किताब थी जिसने मुझे पहचान भी दी और लोगों के बीच में अभी तक बनाए रखा है। फिर उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2016 में। अवार्ड मिलने की क्या प्रक्रिया होती है? शॉर्ट लिस्ट किस तरीके से होते हैं? ये वो बताएंगे, ये लेखक अगर बताने लगेगा तो मैं तो अवार्ड बांटने लगूंगा। नहीं, आपको पहले अपना विज्ञापन, खुला विज्ञापन आता है अखबारों में। अच्छा, आपको उसके लिए एंट्री भेजनी पड़ती है? मैं सीसेट बना रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे द हिंदू पढ़ के बताया कि साहित्य अकेडमी का विज्ञापन आया, किताब अपनी दे दो। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि अप्रोच से मिलता है अवार्ड, जो जानकार होते हैं उनको मिलता है, या जो सरकार के सहायक होते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, उन लोगों को मिलता है। हर परिस्थिति, ऐसी भी परिस्थितियां बनते मिलते होंगे, मिलते ही होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करके गया था। मैं इतना गुड बॉय तो था नहीं। तत्काल सीसेट का आंदोलन चल रहा था भाई, 15 में मेरी किताब आई है तो मैंने 14 में ही मूवमेंट खड़ा किया है। सारी लड़ाइयाँ जो है सड़क पे वो 14 में हो चुकी हैं। 15-13 अप्रैल को मेरी किताब आई है, 16 में मिलना है। तो सरकार में आज मेरे जैसे व्यक्ति का सरकार में कौन हो सकता है? ये तो साधारण सी बस समझने वाली बात है। मैं कौन सा तुर्रम खाऊं, मेरा कौन मुझे पहचानने वाला है? और दूसरा अप्रोच, तो साहित्य अकेडमी तो मैं पहली बार साहित्य अकेडमी गया था जब मैं किताब का प्रविष्टि जमा करने गया था। उसके पहले मैं गया नहीं था। उसके बगल में कमानी ऑडिटोरियम में मैं वहाँ गाना सुनने जाता था, प्रोग्राम देखने जाता था। और 2016 में ही पीसीएस के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब आप खुद थे। क्या लगता है उस टाइम पे किस तरीके की चीज़ें फील हुई? पहले खुशी, फिर विडम्बना, लेकिन वो फिर भी वो आनंददायक है। वो विडम्बना भी आनंददायक है। विडम्बना इस सेंस में कि अरे यार आप रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो, आप अपनी किताब का नाम प्रश्न पत्र में जब देखते हैं तो आप इतना तो जानते हैं कि आप रिकॉग्नाइज किए गए हैं, लेकिन आप उसी परीक्षा में नौकरी की कतार में खड़े हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि शिक्षा ये व्यवस्था इतना तो कम से कम निर्मोही ना हो कि उसने जिस किताब को अपने प्रश्न पत्र में जगह दिया है उसके लेखक को कम से कम कतार में एक रोटी खाने लायक सरकारी नौकरी मिल सकता है। लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है। मैं इस व्यवस्था के निर्मोही होने पर आपको बता रहा हूँ, या उसका मैकेनिज्म ऐसा है। और दूसरा ये कि ये संयोग विरले किसी को मिला है, क्योंकि आदमी या तो इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो उस परीक्षा में ही नहीं बैठेगा, तो उतना उस परीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, या तो आदमी है नहीं मौजूद। लेकिन इतना छोटा आदमी जो खुद ही अभी लाइन में झोला ले खड़ा सर हमको भी नौकरी चाहिए, उसके जीवन में ये पल आ जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, अब तेंदुलकर से क्वेश्चन आ रहा तो बड़ी बात थोड़ी है। तेंदुलकर थोड़ी परीक्षा में बैठेंगे, उनकी किताब के बारे में पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी किताब के बारे में पूछना तो। आपने कविताएं, गीत भी लिखे हैं, मंचों पर भी आप एक्टिव रहते हैं। कवि सम्मेलनों का क्या रूप प्रारूप है अभी? कवि सम्मेलन तो मैं इसलिए भी गया कि भाई हिंदी में केवल किताब के लेखन से जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं हिंदी में किताबों का, वो मेरे जैसे कई इंटरव्यू देने वालों से बड़ी बड़ी बातें बाद में भी सुनेंगे, पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन केवल हिंदी में लिख के 3-2 रोटी खाया जा सकता है लेकिन बिना घी लगाए। ये आप कह रहे हो कि आपने ऑफिशियली अनऑफिशियली तकरीबन 10 लाख से ऊपर किताबें सिर्फ डार्क हॉर्स बिकी है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि किताबों से कमाई नहीं हो सकती, किताबों से गुजारा नहीं चल सकता। हाँ, तो प्लेन रोटी लेता हूँ,
सब्जी अच्छा, 2, बटर नहीं लगाते? बटर नहीं लगाता, दाल पतला पतला, थोड़ा पंचोचर, यही चल सकता है। तो जिसकी 40-50 हज़ार किताबें बिकती वो क्या करेगा? 40-50 हज़ार इस देश में जिसकी बिकती नहीं है, किसी किसी की बिकती है। किसी की। हिंदी में कोई 50 हज़ार वाले जो अखाड़े हैं वो हम ही लोग के अखाड़े के लोग हैं। एक ही 2-4 ही लोग हैं। हाँ, बस एक ही अखाड़ा है, हिंदू अखाड़ा, हिंदू अखाड़ा। हिंदू अखाड़ा के बाहर अगर कोई हिंदी में नई पीढ़ी का व्यक्ति 40 हज़ार बोलता है तो वो दिखना चाहिए ना, सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए, पाठकों के बीच दिखना चाहिए, और दूसरा है कि रॉयल्टी में दिखना चाहिए, उसके कागजात में। हालांकि ये बहुत अश्लील है कि हिंदी के लेखक को अपनी बिक्री का प्रमाण देना पड़ेगा, देने के लिए रॉयल्टी दिखानी पड़े, बैंक बैलेंस दिखाना पड़े। ये बेहद अश्लील, बेहद फूहड़ बात है। लेकिन हिंदी की दुनिया को थोड़ा प्रोफेशनल करने के लिए, थोड़ा इसको व्यावसायिक बनाने के लिए कि हिंदी में लिखना एक कैरियर है, हम लोग को कई बार ये अश्लीलता करनी पड़ती है कि हम अभी जैसे ये अश्लीलता फूहड़पना कर रहे हैं कि हम बताते हैं कि हाँ इतना रॉयल्टी आता है, जीवन चल सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि फिर आपको आपको 40% आपको सेल का इंतजार करना होगा, जुलाई में लेना होगा, 15 अगस्त तक नहीं लिए फिर बढ़ जाएगा दाम, फिर भी आपको लास्ट में पहुंचना होगा 60%। वुडलैंड का इतना बड़ा जूता, पैर आपका इतना जरा सा है, लेकिन क्या कीजिएगा 70% वुडलैंड में, इतना बड़ा यहाँ पर तक बूट पर खरीद के लाइएगा। ये सब मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब एक कंफर्ट जीवन जिस तरह से लोग जीते हैं, जो लोग फेसबुक पर लेखक को गाली देते हुए जैसा जीवन जीते हैं बड़ा कंफर्ट वाला, वो जीवन लेखक जिए। इसके लिए अभी परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं है उतनी। हिंदी के लेखकों, हिंदी के लेखक की मैं बात इंग्लिश कर में रहा तो अनुकूल है। इंग्लिश में बिल्कुल, इंग्लिश में लोग अपना कैरियर छोड़कर लेखक बनने आए हैं। हाँ। यहाँ लेखक को बोला जाता है कि जल्दी दूसरा कैरियर पकड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एडवांस मिलते हैं इंग्लिश के राइटर्स को। उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको जितना मिलता है वो लोग भी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। अंग्रेजी में वैसे भी कुछ भी बोलिए तो बड़ा ही लगता है ना। तो ये बात सही है। अंग्रेजी में कुछ भी बोलिए तो बड़ा लगता है। अंग्रेजी में वो मिलियन बोलते हैं तो लगता है कि भाई भैया 25-30 अरब बोल रहा है ना, जबकि 10 लाख है। लेकिन बोला मुझे मिलियंस मिले, मिलियन ही बोला, मिलियंस नहीं भी बोला, तो भी लगता है यार ये तो राजा होगा, 10 लाख हुआ। तो अंग्रेजी में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन अंग्रेजी का रीडरशिप ज़्यादा है। हिंदी में रॉयल्टी भी कम मिलती है। हिंदी में 10% रॉयल्टी है पूरी हिंदी पट्टी। पता नहीं कोई ज़्यादा देता, अब यहाँ से सुनने के बाद कोई प्रकाशक एक घोषणा कर दे मैंने 40 दिया है तो उनकी जीते भैया। नहीं, लेकिन सारी मेहनत आपकी है, किताब आपकी है, उसके बाद 10% रॉयल्टी। इस पर प्रकाशक जगत, लेखक जगत को बैठ के थोड़ा सोचना तो चाहिए, थोड़ा बढ़ना तो चाहिए ही पड़ जाए। और उस रॉयल्टी में कई बार धोखाधड़ी हो जाती है। अधिकतर लेखक यही बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है प्रकाशकों से बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कि कोई लुटेरा मुझे लूट गया रे टाइप का वो बताते हैं। कि ये मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, मुझे संयोग से एक ऐसा प्रकाशक मिला है जिस पर मैं आंख मूंद के इसलिए भरोसा करता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ मेरी इतनी कॉपी बिकी होगी, और वो जब रॉयल्टी मुझे देते हैं तो वो बताते हैं नहीं इतनी बिकी है। बिल्कुल। एक बड़ी बहस ये भी है इसमें कि पब्लिशर्स भी स्टार बनाने में मदद करते हैं। पब्लिशर्स अपने चहेतों को ही प्रमोट करते हैं ऊपर जाने के लिए, उनकी किताबें ज़्यादा बिकें, उनको इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। किताबें इतनी अच्छी नहीं होती उसके बावजूद भी प्रमोट करते हैं। मर जाएंगे, कुछ नहीं होना है। कुछ मर गए क्या हमको नहीं पता। कौन बना है स्टार हिंदी का लेखक, उसका मैं नाम जानना चाहता हूँ। वो अपने यहाँ, मैं अपने घर में अपने फूफा कहूँ कि ये जवाहरलाल नेहरू जैसा सोचते हैं, मौसा कहूँ ये लाल बहादुर शास्त्री है, पिता कहूँ कि ये पृथ्वीराज कपूर है, जब घर में भारी कदमों से आते हैं तो वो मेरा घर है ना, वो मेरी उपमा है। तो वो जो प्रकाशक आपको लगते हैं जो स्टार बना रहे हैं वो उनके घर के कुनबे का मसला है, वो अपने कुनबे में उनको जो मान लें, बाहर कौन मान रहा है। नहीं, कई बार ये सुनने में आता है कि पब्लिसिटी, अच्छी किताबों की पब्लिसिटी नहीं हो पाती। हिंदी में पब्लिसिटी ही नहीं है बॉस, हिंदी में कोई प्रचार नहीं है, हिंदी में 0 बजट प्रचार है। हमारी किताब का कायम चुन का हमसे ज़्यादा प्रचार है ना, पेट सफा हमसे ज़्यादा प्रचार करता है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारी किताबों डार्क हाउस का विज्ञापन किसने किया? ये तो माउथ पब्लिसिटी से चली। लेखक अपना फेसबुक पे फोटो लगा रहा है, आप शादी की फोटो लगा रहे हैं, हम अपनी किताब की लगा रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म सेम काम, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी किताब को एंजॉय कर रहे हैं। अगर इससे मेरा 10 किताब बिक जाए, पब्लिसिटी है, ये कोई मार्केटिंग है? फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो लगाना मार्केटिंग है? जहां लोग सेव तोड़ते हुए बगान में सेव खा के फोटो लगा रहे हैं, गिर जाते हैं पहले तो कहते हैं भाई गिर गया हूँ, लहू तहू लगा दो पहले इंस्टा पे, उसके बाद जाऊँ हॉस्पिटल। अरे उसी पे मैं किताब लगाता हूँ।
ये कौन सा पब्लिसिटी है, ये कौन सा बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरा? अगर बिग बॉस में जिस दिन पर्दा खुलेगा, सलमान खान बोलेंगे कि आज सबको एक एक डार्क हॉर्स दिया जाएगा, ताली बजेगी, तब बोले अरे यार क्या पब्लिसिटी करवा लिया अनिल उत्पल यार। बिग बॉस में सारे प्रतियोगी उनके हाथ में जो है, उनके प्रतिभागियों के हाथ में किताब है। कौन मैं करोड़पति में जिस दिन अमिताभ बच्चन पूछ देंगे आप बताइए कि ओघड़ के लेखक कौन है, अनिल उत्पल मृणाल, तब आपको लगे अरे यार तो पब्लिसिटी हो गया यार, क्या सेटिंग कर लिया इसने। अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछ लिए कि ओघड़ का लेखक कौन है। इंडियन आइडल में जिस दिन जज ने कह दिया आप यार जादूगर का गाना सुनाइए, आपको नहीं पता सर ये तो किसी फिल्म का, अरे ये फिल्म नहीं है तो एक लेखक है, हिंदी की किताब है, उसमें उन्होंने गाया है, आप सुनाइए, किताब वो उनका वीडियो है, आपने नहीं सुना यार जादूगर गाना। तब पब्लिसिटी है ना, तब कोई प्रचार है। ये फेसबुक पब्लिसिटी है। और दूसरी बात, हिंदी के लेखकों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो प्रचार कर सके। कुछ भी पैसा नहीं बेचारे को, वही मोबाइल खरीदा है और फेसबुक अकाउंट है, वही संपत्ति है उनकी, वही दुकान है। बात हमारी हो रही थी कविताओं और गीत को लेके। मंचों पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है? वहाँ से पैसा भी अच्छा मिलता है मंचों पे, है ना, और पब्लिक के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो उस वहाँ का फील कैसा रहता है? वो तो है बढ़िया, निश्चित रूप से पैसा वहाँ मिलता है, कम ज़्यादा मिलता रहता है वो उस पर, लेकिन मिलता है, ठीक है वो, और उसका आनंद अलग है। मैं मंच का ही आदमी, मतलब सड़क का आदमी हूँ। तो सड़क पे गाते लड़ते झगड़ते मंच मिल गया तो और अच्छा लगता है, और अच्छा इस सेंस में लगता है कि ज़्यादा लोगों से जुड़ पाता हूँ। वो ऊंचा होने के कारण नहीं लगता कि मैं मंच पे उन बाकी लोग नीचे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोगों से जुड़ पाता हूँ, अवसर ज़्यादा मिलते हैं मंच के कारण, और निश्चित रूप से आजीविका में वो सहयोगी तो है ही। कई लोग ये भी कहते हैं कि लेखक ये इसलिए इसको पब्लिसिटी मिल जाती है क्योंकि ये गाता है। तो मैं कसम खा कहता हूँ आपके कैमरे के सामने कि मैंने किताब बेचने के लिए शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है, और मैंने गर्म पानी से गुलगुला नहीं किया है कि मैं किताब का गाना, मैं गीत लिखूं, फिर गाना गाऊं, फिर उसको यूट्यूब पर डालूं, फिर अपने सब्सक्राइबर को बोलूं दोस्तों भाइयों बहनों अब आपको मैंने सांप दिखाया, अब मैं ताबीज निकाल के बेचूंगा। तो मैंने आपको गाना सुना के पहले फंसाया, और फिर आपको बोला कि अब मैं आपको यार जादूगर बेचूंगा। अभी आपने केवल गाना सुना है, अभी आधा पुण्य मिला है आपको, मेरी किताब खरीद लो, पढ़ के देखो, चख के देखो, खट्टा हुआ तो संतरा वापस कर देना है। नहीं कर रहे हम। फिर भी आप हिंदी साहित्य में 4 लोग सिगार पीते हुए जो है आपको दिल्ली में मिलेंगे, कहेंगे बाजारू हो गया है आज का लड़का, बाजारू हो गया है आज का लेखक। अबे बाजार में छोला कुलचा खाने लग, पैसा तो पहले रॉयल्टी नहीं मिल रहा है इस देश के 99 लेखकों को, बाजारू क्या होगा? बाजार में किताबियां तो मिले उनकी, तब तो आजारू बाजारू होंगे लोग। तो यही गप चलता है यहाँ पर, बिकना उकना कुछ नहीं है, पाठक मिल नहीं रहे हैं, लेकिन गप है, लोग बाजारू हो गए। मैं तो हिमालय पर जाके लिख के आया हूँ पिछली किताब, और वो प्रकाशक के पीछे लगा हुआ है। अरे भाई प्रकाशक आप में पेज लगाता है, स्याही खर्च करता है, छपाई में पैसा खर्च होता है, ढुलाई में पैसा खर्च होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में पैसा खर्च होता है। अरे ये बोला मैं हिमालय में जाके लिखा हूँ, और ये रात को खोजता है रोज फेसबुक पे, फोन पे, हाँ बॉस अरे वो छपनी चाहिए, कालजयी रचना है, मेरे जिंदगी जीते जी छाप दो, मैं देख पाऊँ, अस्थमा का पेशेंट हूँ, जान जा रही है, किताब आ रही है, कब आएगी। ये लोग खुद बोलते हैं, तंग किए रहते हैं प्रकाशक को। लेकिन मेरे जैसा कोई नौजवान जाएगा, ये बाजारू लोग हैं। फेसबुक पर देखता हूँ, कल अपनी किताब के बारे में बात कर रहा था, परसों ये मंच पे अपनी किताब के बारे में बोल, बाजारू है। ये चलता है हिंदी में। आप कैसे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल माहौल बनाएंगे? हिंदी के लेखक का भूख से मरना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हाँ, मतलब भूख से मर गया तो उसके कुछ न कुछ काल उसके अंदर था, हाँ, जो लिख नहीं पाया। लिखा हुआ तो नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा यार अगर इसने अपने सारे दर्द को निकाल दिया होता ना यार, ये कबीर होता, ये सूरदास होता, ये बोला जाता है। ये भी हो गया कि भाई बीच में 2 रोटी खा ली होगी तो वर्क टूट गया, उस वजह से भी नहीं लिख पाया। नहीं, आप खाते दिख जाएंगे तो कहेंगे बिगड़ गया है, अब इसकी लेखनी हल्की हो गई है। हाँ, रोटी खा के लिखता है, बताओ। रोटी खा के कौन लिखेगा? वेदना से निकलता है, आ से निकला होगा पहला कवि ना, तो ये तो आह से निकला होगा ज्ञान, वियोगी होगा पहला कवि, हम लोग कहते हैं ना, आह से निकला होगा ज्ञान। लेकिन अब तो जैसे कवि सम्मेलन भी बहुत ग्लैमराइज हो गए हैं, टीवी पे कवि सम्मेलन हो रहे हैं। आपने भी टीवी पे शैलेश जी के साथ अभी वाह भाई वाह में आप आए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? लाइव बढ़िया है। ऐसे समय बॉस जहाँ मोबाइल पर एंटरटेनमेंट का 1 अरब ऑप्शन है, 1 सेकंड उंगली नहीं रुकना चाहता है, इसको काट दीजिए तो कटा हुआ उंगली फिर चला जाएगा स्क्रीन पर, फिर छटपटाएगा यहाँ पर, क्लिक 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 करेगा, फिर उसको रस्से में बांध के सोफा के नीचे डाल दीजिएगा, ये सोफा से आपको उंगली करेगा यार, अगला रील अगला रील। ऐसे टाइम में लिटरेचर का आदमी कविता सुना रहा है,
साहित्य पे बात कर रहा है, 10 लोग सुनना चाह रहे हैं, तो ये बहुत मेहनत का काम है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। खराब लेखन का आलोचना कीजिए, अश्लील फुहड़ लेखन पर बोलिए, लेकिन आप युगबोध पकड़िए ना। आज के टाइम में समय नहीं है कि आप केवल आलोचना करते जाएंगे। अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो लेखन बंद हो जाएगा। तो मूल्यांकन का औजार बदलना होगा। जो बहुत धारदार था उसको थोड़ा भोथरा करना होगा। जो रेंज पहले लगता था मारुति 800 में, वो एसयूवी में नहीं लगेगा बॉस। फूहड़ लेखन से क्या मतलब है सर? मतलब जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा हो, हम उसके खिलाफ है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गालियां, फिल्मों में गालियां यूज करना, गाली फोड़ चीज नहीं होता। गाली तो जब भस्मासुर शंकर भगवान को दौड़ाए होंगे तो उन्होंने भी दिया होगा। उन्होंने कहा साला इसको बेकार दे दिए वरदान, है ना। उन्होंने भी 4 को बोलकर देखिए इसको चट्टा को, ये हमारी पर दौड़ रहा है। गाली पहली बार वहीं दिया गया होगा जब पहली बार भस्मासुर ने शंकर जी को कहा हम आप ही को जलाएंगे। उस वक्त जो है कि शंकर, अरे वो तांडव कर रहा है वो आदमी, भगवान सोचिए तांडव कर रहा है। जो गाली जो है वो एक नाद है। गाली हमारे समाज शास्त्र का हिस्सा है, हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है। गाली रामायण में नहीं है। मैं आदि पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। रामायण में जिस तरह से गाली, उसकी बात हाँ, लेकिन लोग गाली का मतलब आदि पुरुष समझते हैं। तो अब गाली का इंटरप्रिटेशन अगर गलत कीजिएगा, अरे दुष्ट, ये अगर कोई बोल रहा है पात्र, ए दुष्ट, मैं तेरी कुटिल प्रवृत्ति को भांप चुका हूं, ये गाली है ना। लेकिन आप गाली मानेंगे तेरे बाप की जली, तुम्हारे फूफा की जली, तेरे बाप का, तो आग तेरे बाप की, ये गाली नहीं है। गाली हो भी सकता है, ये भी हो, लेकिन मैं गाली के क्राफ्ट पे बात कर रहा हूं कि अगर कोई बोल रहा है कुटिल, मैं तेरी कुटिलता को भांप चुका हूं, ये भी गाली है बॉस। तो गाली को इतना वो ना कीजिए, नहीं तो फिर बहुत जीवन निरस हो जाएगा। बाप बेटा गाली ना दे, 4 जूता मारे नहीं, क्या लिखेंगे हम उपन्यास में? नहीं, हम कुछ गालियों को ही गाली मानते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजों को गालियां मानते हैं। तो हाँ, वो अपनी अपनी कंपनी का गाली है। क्योंकि हरियाणा में आप हैं तो आप हरियाणा में जो कुछ गाली होगी, फैमिली के सामने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, फैमिली के सामने, हमारे घर का बूढ़ा फैमिली के सामने कुछ भी गाली दे सकता है। हाँ, बहुत नॉर्मलाइज कर चुका है। बनारस में एक गाली है, मैं अभी बोलूंगा तो आप बाद में उसको, बनारस में जो गाली है वो तो बनारस का प्रसाद माना जाता है। हमारे बिहार में भी कई गालियां हैं जो हम बोल सकते हैं। मैं गाली को समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का हिस्सा मानता हूँ। बात क्या है, इंटेंशन क्या है, किस जगह पर दिया जा रहा है, लहजा क्या है, कैसे दिया जा रहा है, गाली का, हाँ, गाली का रेफरेंस क्या है, वो वहां से मापा जाएगा। शब्दावली पर मत जाइए। हाँ, लेकिन जो गालियां स्त्री द्वेषी हैं वो किसी भी स्थिति में गलत हैं, उसका आप समर्थन नहीं कर सकते। तेरे एक्स की वाई का ये, मतलब कुछ भी आप बोल रहे हैं जो, तो ये हमारे समाज को सोचना होगा कि स्त्री द्वेषी गालियां ही क्यों। जैसे मैंने कहा कि अरे दुष्ट, मैं तेरी कुटिलता को भाप गया हूं, तो खल कुटिल गाली है, लेकिन तब की गालियों में स्त्री द्वेष नहीं है। आज की गालियों में स्त्री द्वेष क्यों है? इसकी माँ की, इसकी बहन की, इसकी बाप की नहीं, इसके भाई का नहीं है। यहां पे आपको सोचना होगा। आप इसके समर्थन में नहीं जा सकते। लड़ाई 2 मर्दों के बीच में हो रही है, प्रशंसा औरतों की हो रही है, आप इसके पक्ष में नहीं जा सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन जब मैं नॉवेल लिखता हूं ना, तो मैं गाली पर नहीं लिख रहा हूं, मैं समाज का चरित्र दिखा रहा होता हूं। इसलिए मेरा पात्र भी स्त्री द्वेषी गाली देता हुआ दिख जाएगा, तो उसके पक्ष में नहीं नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल मृणाल फिर ये कह रहा है कि यार ये तुम्हारे समाज का आदमी है, ये देखो ये ऐसे ही बात करता है। तो मैं उस गंदगी पर चादर डाल दूं तो मैं किस बात का लिटरेचर लिख रहा हूं भाई? वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा तो काम है ये चादर हटा के दिखा देना। और आपका, अगर समाज सुधारक हैं आप, समाज में जागरूक नागरिक हैं, तो उस गंदगी पर काम कीजिए आप। लोग उपन्यास में गाली हटाना चाहते हैं, समाज में नहीं हटाना चाहते हैं। लोग मेरे पात्रों से कहते हैं तुम गुड बाय हो जाओ, और जो समाज के पात्र हैं उनको कहते हैं मैं क्या करूं भैया, समाज ही खराब है। अरे यार, ये पात्र उसी का अक्स है। या तो पात्र के जैसा समाज बना दो, जैसे समाज में दिखेगा वैसा पात्र वहां से हम निकाल के लाएंगे। ये बात है। तो गालियों का अलग अलग संदर्भ है, रेफरेंस अलग अलग। आदि पुरुष की आपने बात की, आपने आदि पुरुष देखी? हाँ, आदि पुरुष देखी। देख पाए पूरी? आप आदि पुरुष देखते हुए लहसुन पुरुष हो जाएंगे। मिर्ची पुरुष भी हो सकते हैं, आपको लहर उठ जाए, कुछ भी बोल दीजिएगा बाहर निकल के, या खुद ही मरचाई घस कर नोचने लगिएगा। अगर आखिरी तक जिंदा निकल जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि उस पर इतनी बात हो चुकी है, और ये एकमात्र ऐसा फिल्म है जिस पर एक ही मत है। एक एक्चुअली क्या है कि इसने
आदि पुरुष एक मात्र ऐसी मूवी है जिसने नास्तिकों को भी ऑफेंड कर दिया, जो भगवान को नहीं मानते, जो किसी चीज में नहीं मानते, वो भी ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। ये मनोज मुंतशिर का पावर है। हाँ, अब देखिए, पावर तो परमाणु बम का He's है। one man army। आप परमाणु बम से रिएक्टर चला के बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हिरोशिमा पर पटक के उसको खत्म कर सकते हैं। तो लेखन कुछ भी कर सकता है। लेखन तलवार बन के गिरेगा या लेखन औजार बन के खड़ा होगा, ये दोनों कर सकता है। मनोज मुंतशिर के बारे में क्या विचार है आपके? मेरे क्या विचार रहेंगे, अगर आप उनके बारे में विचार जो है कि आदि पुरुष के बाद पूछेंगे तो मैं विचार देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि उसमें लोगों का इतना मत आ चुका है। आदि पुरुष के पहले आप उनको हिट गानों के लिए जानते हैं, आदि पुरुष के बाद आप उनको एक खराब डायलॉग राइटर के रूप में जानते हैं। यही सामान्य मत है दोनों। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ऑडियंस को बहुत हल्के में ले लिया और बहुत उनका ऐसा सोचना है कि भाई ये तो गधे हैं इनके? मैं इतनी छोटी परिधि में बात नहीं करना चाहता हूँ कि मनोज मुंतशिर ने ले लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकतर लोग भारत के युवाओं को समझने में अभी नाकाम है। जो क्रिएटिव लोग हैं वो ऐसा कंटेंट लेके आते हैं, उनको लगता है कि यही दिखाओ यही चलेगा, और वो यूथ को बहुत हल्का सतही सोचने वाला मानते हैं। मैंने वो यूथ को समझते हैं कि खाली पार्टी का बूथ संभालेगा। मैंने यूथ बूथ प्रभारी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये राजनीतिक पार्टियां भी मानती हैं, क्रिएटिव लोग भी मानते हैं, और जो लोग अध्यात्म के हैं वो भी मानते हैं। वो ऐसा बात, आध्यात्मिक गुरु ऐसा बात समझाएगा, वो बैठ के बोलेगा चिंता ना करो। इतना साधारण बात वो नहीं जान रहा है। सही बात है। अब उनको लगता है मैंने मैक्सिमम दे दिया, यूथ के लिए यही काफी है। बेटा सोने की कोशिश करो, नींद की गोली मत खाओ, तप में बल है समझो, मुझे देखो, कितना सुंदर जीवन, कितना वैभव भरा जीवन, माया से मुक्त हो जाओ। अरे ये तो मैं भी गाना गा रहा हूं, जगत मातृ का ढेला रे, इसके लिए काहे घी का डिब्बा लेके बाबा के पास जा रहे हो, हमें सुन लो। सुनाइए ये बीच में। हाँ, माया से मुक्ति का मैं गीत आपको सुनाता हूँ। जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचाए, कौन नचैया नाच नचाए, अरे रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। अब इसमें दो अंतरा है, मैं उसको छोड़ता हूं, मैं एकदम बाबा लेवल का आपको लाइन सुनाता हूं। कि छीना झपटी है संसार, कि दुनिया एक बिजली का तार, रे जीवन उतने भर का खेल, कि जितना इंजन में है तेल, कि जितना इंजन में है तेल, आता जाता रेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। अब जीवन की नश्वरता को समझाने के लिए मैंने आपको मात्र 4 लाइन का गीत सुनाया, जिसमें शब्द तेल की तरह हल्के हैं, बिजली की तार की तरह हल्के हैं। काहे बाबा? तो बाबा क्या समझता है? यूथ कुछ नहीं समझता है। शिक्षक समझ रहा है, यूथ कुछ नहीं समझता है। फिल्म बनाने वाले समझ रहे हैं, यूथ कुछ नहीं समझता है। राजनीति करने वाले समझते हैं, यूथ कुछ नहीं समझता है। जबकि इस देश को केवल यूथ समझ रहा है गुरु, वो सब कुछ समझ रहा है। वो यूथ है जो देश को चला रहा है, वो चला रहा है, वो समझ रहा है। तो आप यही बात है कि ये लोग ना, इनको जो हल्का समझने के प्रयास में बहुत हल्के कंटेंट, गधों की तरह ट्रीट करना। कह रहे कि आज की भाषा को तो यूथ समझ नहीं पाएगा। किस यूथ की आप बात कर रहे हैं? अगर आज यूथ अगर पुरानी भाषा या परंपरा को नहीं समझ पाता, तो इस देश में कुछ भी पुराने चिन्ह बचे हुए नहीं रहते। इसको पुरातत्व विभाग नहीं बचा के रखा है, इसको अपनी पीढ़ी ने बचा के रखा है। आज अगर नमामि समामी सावन में अगर आपको गाना अगर बजता हुआ मिल जाता है ना, बैद्यनाथ धाम में, काशी विश्वनाथ में, ओंकारेश्वर में, 12 ज्योतिर्लिंग के कहीं, या किसी गांव के मंदिर में, या हरियाणा पानीपत सोनीपत विभागों में, वो यूथ बजा रहा है। वहां बूढ़ा टेक के हुक्का लेके आके नहीं वो गाना वाले बेटे तांडव भी बजा दे, ऐसा वो नहीं बोले, वो यूथ ही कर रहा है। तो आप ये ना सोचिए, अगर रामायण कोरोना के दौरान दिखा जाने वाला सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला सीरियल रहा दोबारा, जिसको वर्षों से, दशकों से लोग देख रहे हैं,
तो फिर उन्हीं बूढ़ों बुजुर्गों ने उसका व्यूअरशिप नहीं बढ़ाया, बल्कि इस पीढ़ी जनरेशन ने उसका व्यूअरशिप रिकॉर्ड कर दिया। जो कोरोना में जब वो फिर से प्रसारित हुआ, कोविड के टाइम उसको किसने देखा गुरु? अगर आदि पुरुष देखने वाले हल्के यूथ हैं, अगर हमको यूथ के कारण आदि पुरुष ऐसा बनाना पड़ा है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या आदि पुरुष को उतने लोगों ने देखा जितना कोरोना के दौरान रामायण को देखा? बिल्कुल। तो कैसे समझा? उन ट्रांसलेटर रखा था क्या? सही बात है कि दद्दू बताइए क्या बोल रहा है भाई। ये अपने दादा से पूछ रहा था क्या कि राम लक्ष्मण क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो हवा नहीं लग रही मेरे को? ऐसा पूछा क्या किसी यूथ ने? आंसू फिर भी बह रहे थे भरत प्रसंग पर, इन्हीं यूथ के बह रहे हैं। इन्हीं युद्ध को आज कई कथावाचक उसी पारंपरिक भाषा में उसी औदात्य के साथ सुना रहे हैं। आज भी लोग सुन रहे हैं। कई कथावाचक अच्छा सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। ये यूथ को इस तरह से अंडर एस्टिमेट करना बेकार है। आपकी किताब के ऊपर एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई डार्क हॉर्स के ऊपर। एस्पिरेंट वेब सीरीज आई 2021 में। आपने बोला कि ये आपकी किताब से चोरी की गई है। आपकी पहले बात भी हुई थी अरुणाब कुमार से इस बारे में, तो वो क्या किस्सा था पूरा? देखिए, वो क्या है कि अब एस्पिरेंट को आए इतने दिन हो गए और मेरी किताब को 2015 से लोग पढ़ रहे हैं। तो वो एक प्रक्रिया तो थी, जो कानूनी प्रक्रिया थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन पब्लिक फोरम में अब वो बात इतनी पुरानी हो गई है कि उस पर कहना मुझे लगता है कि अपनी ओर से तुल देना है जानबूझ के। एक किताब भी पब्लिक फोरम में है और एस्पिरेंट भी पब्लिक फोरम में, और वो जनमत जानता है कि वो चीज़ें क्या है और कहाँ से हैं, मुझे लगता है कि। और चूँकि अरुणाब मेरे लिए केवल एस्पिरेंट बनाने वाले निर्माता नहीं है, वो मेरी पीढ़ी का एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें बड़ा काम किया है और नई पीढ़ी में OTT के प्लेटफॉर्म पर बड़ा काम करने वाले लोगों में से एक है। मैं अपनी पीढ़ी में लिख रहा हूँ, तो कहाँ किस प्लेटफॉर्म पर क्यों चीज़ें अगर टकराई हैं और उससे बहुत सारी बातें निकली भी हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से हम लोगों को अब कुछ और क्रिएटिव नया करने के बारे में सोचना चाहिए। उसको पीछे छोड़ दें, उसको पीछे छोड़ने का ही मतलब है। और अरुणाब से मेरा एक और एक जुड़ाव ये है तो कि वो नई पीढ़ी के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार के पृष्ठभूमि से आकर मुंबई में स्थापित होकर आज की पीढ़ी के लिए कंटेंट बनाना, उसका भी एक संघर्ष है। उतना ही संघर्ष है जितना एक हिंदी के राइटर का हिंदी के पाठकों के बीच में जाके अपनी पठनीयता का विस्तार करना, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने दम तो पे आप किसी के संघर्ष को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं कई मंचों पर गया, मैंने किसी भी मंच पर लड़ाई या किसी आक्रामकता या किसी विद्वेष की बात नहीं की है। लेकिन क्रिएटिव झपटमारी बहुत पीड़ा देती है। ये अगर कोई कहता है कि मैं बस एक दावा हमेशा करूंगा, करता रहूंगा, कि मुखर्जी नगर की कहानी को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लाने वाली किताब का नाम डार्क हॉर्स है। और अगर आप यूपीएससी की कहानी पर कुछ भी बनाते हैं तो बिना डार्क हॉर्स से गुजरे हुए अगर आप कहेंगे कि मैं बना रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। और तब और भी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं जब आप ये कहेंगे कि मैंने शोध किया है इस दुनिया पर। तो आपके स्टडी मटेरियल में तो आएगा ना। बिल्कुल, अगर आप शोध करेंगे, आपके रिसर्च मटेरियल में वो किताब अगर छूट गई तो आप बॉस नहीं कर रहे हैं शोध। बिल्कुल, तब वो प्रतिशोध की बात हो जाएगी अगर आप वो गलत बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं। कवि सम्मेलनों से शुरू हुए थे। टीवी पर जो कवि सम्मेलन होते हैं, जो टीवी पर आते हैं, उसमें तो अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। वहाँ पे तो टीवी पर नहीं मिलता है, मंचों पर ज़्यादा मिलता है। अच्छा, मंचों पर ज़्यादा मिलता है। तो टीवी पे क्या एज ए गेस्ट इन्वाइट करते हैं? गेस्ट करते हैं, लेकिन वो पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन उसकी तुलना में कम है मंचों की। अच्छा, मंचों पे पैसा ज़्यादा है। मंचों पे ज़्यादा है। और जो कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, IIT IIM में, आप उसको आप मंचों पर ही रखिए, मतलब वहाँ पैसा है। नहीं, वहाँ का यूथ और वहाँ का एक सिस्टम तो थोड़ा अलग, करंट तो है ना ज़्यादा। वहाँ वाइब्स तो अलग है ना। जहाँ पे वो लोग गमछा लहरा रहे हैं वहाँ तो मज़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे यूथ है सुनने वाला। हाँ, वो तो है, बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है? कॉलेजेस में, सार्वजनिक मंचों पर, या टीवी पे? देखिए, हम लोग तो होना हम लोग को मदारी चाहिए था, हो शिक्षक गए, लेकिन हम लोग मदारी हैं एक्चुअली ना। हमको तो जहाँ हटिया में गमछा बिछाएंगे वहाँ के अनुसार डमरू बजाएंगे, हमको सब जगह मज़ा आएगा। अगर हम कहेंगे कि यहाँ मज़ा आता है या नहीं आता है, तो यानी हम अपने प्रोफेशन में कच्चे हैं बहुत, या काम करना है। तो गमछा मूवमेंट क्या है सर? गमछा मूवमेंट, वो गमछा मूवमेंट तो असल में मेरा नहीं है। वो एक घटना थी कि CP के किसी रेस्टोरेंट में, हाँ, मुझे गमछा में बांध के ऐसे ही जा रहा था तो रोका गया था।
तो वही है, मैंने जो होता है भाई रोकेंगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। लड़ाई झगड़ा का मतलब कि जाएंगे अंदर, बैठेंगे, खाएंगे। तो मैं भी बैठा, खाया, लेकिन बाहर आके मुझे लगा कि यार इसको बोलना चाहिए दुनिया को। उन्होंने ये बोला कि आप गमछे के साथ एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, इसको उतार लीजिए फिर जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ सुंदर सुंदर लोग थे, अच्छा अच्छा पहने हुए थे, तो उनको ऐसा लगा होगा। फिर मैंने उसको बताया कि ये अच्छा है। अब जब मैं निकला तो मैंने बताया कि ये तूने अच्छा किया, अब उसको हम लोग ले जाते हैं लोगों के बीच में। तो उसी रात मैंने सोशल मीडिया पे डाला, तो सुबह से यूथ ने खुद, युवाओं ने, बुजुर्गों ने भी, वो खुद से सोशल मीडिया पे गमछा के पक्ष में अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता नेता भी वहाँ पे आए गमछा लेके, बहुत पार्टी के नेता थे। हाँ हाँ, वो थे, आम आदमी पार्टी के थे, बीजेपी के भी थे, कुछ कांग्रेसी भी थे लोग। मतलब जो वो पार्टी के लिहाज से नहीं आए थे, थोड़ा कल्चर को लेकर। अब हरियाणा में गमछा है, पूर्वांचल में गमछा है, यहाँ तो दो ही, दिल्ली में को तो दो ही छूते हैं लोग, जो हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक और विवाद है द लल्लन टॉप के साथ। उसमें आपने एक फोटो हटाने के लिए बहस की थी। वो तो बहुत शुरुआती दौर की चीज़ें हैं। तभी लल्लन टॉप भी सैसवा अवस्था में था, हम लोग भी बहुत शुरुआत में थे। लेकिन उससे एक अच्छी बात ये निकली कि मैंने एक गाना लिखा था बिहार पे, है ना, और वो गाना मेरी पहचान का गाना बना। तो इसके लिए तो मैं आभारी हूँ उस पूरे घटनाक्रम का, कि अगर कि उस घटनाक्रम से मुझे प्रेरणा मिली कि बिहार के पक्ष में वो गाना। आप देखिएगा इंटरनेट पे, हाँ मैं बिहारी हूँ, ये शब्द जो है, हाँ मैं बिहारी हूँ, जोर दे के कि हाँ मैं बिहारी हूँ, उस गीत के बाद इस नाम से कितने पेज हैं, सैकड़ों पेज होंगे, मैं बिहारी हूँ, बिहार हूँ मैं। तो हाँ मैं बिहारी हूँ के इस गौरव के साथ मैंने गीत लिखा था। वो इस तरह का पहला गाना था इंटरनेट पे, आप सर्च करें, पहला गाना था इस तरह से गाया गया। और उसको बहुत कम संसाधन में मैंने अपने दोस्तों के साथ मुखर्जी नगर में बैठ के गाया। क्रोमा पर मेरा एक दोस्त निशित, अभी वो राष्ट्र सेवा में अधिकारी हैं, निशित ने क्रोमा में यूट्यूब पर देखा क्रोमा कैसे काटा जाता है, और वो करके उस गाने पर हम लोगों ने पीछे लगाया बैकग्राउंड में बिहार के कई सफल लोगों की तस्वीरें, इतिहास की तस्वीरें, आंदोलन की तस्वीरें, और वो गाना फिर चला। तो वो घटनाक्रम उस दौर का है जिस वक्त आप में बहुत आग रहती है और आप उस आग से तपा कर कुछ बनाना चाहते हैं। तो वैसी घटनाएं असल में आपको तपने का मौका दे देती हैं, जो कुछ आप पका के निकाल पाएँ। वो गीत एक तरह से गीतकार पैदा हुआ। उस एक नई हिंदी और पुरानी हिंदी को लेकर बड़ी बहस चलती है सर। बेमतलब बहस कितनी वाजिब है? फालतू है, बेमतलब। तो फिर है क्यों? पगलाहट है उनका जो ये बहस करते हैं। मैं अभी भी नई हिंदी पर अभी आपको बोलूँगा, मैं 10 मिनट बोलूँगा, लेकिन सुनने वाला फिर आपसे पूछेगा नई वाली हिंदी क्या है। उसको मैं 10 मिनट इस पर बोलते रहूँगा, 11वें मिनट वो निकलेगा, बोलेगा 1 मिनट सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो आप नई वाली हिंदी पर बोल रहे थे, तो ये नई वाली हिंदी है क्या? ये मैं भी पूछना चाहता हूँ, नई वाली हिंदी है क्या? सोचिए कि इस पर हम लोग 7 साल से बोल रहे हैं, कुछ सुनता ही नहीं है। इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि इतना अच्छा लगता है नई वाली हिंदी पुरानी वाली हिंदी। लगता है 2 मुर्गा पकड़े, देसी मुर्गा पोल्ट्री मुर्गा, लड़ाओ इसको, ये कड़कनाथ ये देसी, लड़ाओ इसको। इससे पब्लिशर्स को कुछ फायदा मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है बॉस। पब्लिशर तो भूंजा फाँक रहा है हिंदी में लिखने वाला, वो तो जिंदा है और लेखक को किसी तरह से जिलाए रख रहा है। इसके लिए उसको पुरस्कार दीजिए, सरकारी पुरस्कार दिलवाइए, उसको कुछ अनुदान दिलवाइए। जो कि बड़े जो पुराने पब्लिशर हैं उनको अनुदान पर चलते हैं, वो सरकार से लाभ ले लेते हैं। मेरा पब्लिशर तो कुछ ले ही नहीं पाता है। अभी हम पब्लिशर से मिले जाएंगे, भूंजा लेके जाएंगे, दोनों खाएंगे साथ में। 20 रुपया का भूंजा लेंगे, उसमें कहेंगे प्याज ज़्यादा डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, 2 आदमी हैं हम लोग, तो खाएंगे। नई वाली हिंदी का मतलब इतना है, मैं फिर भी बोल देता हूँ, मैं तो अक्सर बोलता हूँ नई वाली हिंदी के बारे में जानना है 100 डायल कीजिए, थाना में बात होगा। क्योंकि नई वाली हिंदी का मतलब इतना है कि जो नए दौर के लोग हैं वो अपनी दुनिया को नए चश्मे से देखेंगे, नई दृष्टि से देखेंगे। अगर मैं किसानी पर भी लिखूंगा तो आज की किसानी की समस्या क्या है। अगर मैं समाज में कर्ज पे लिखूं, किसान के कर्ज पे लिखूंगा तो आज कैसे वो उसका प्रारूप कैसा है। आज मैं मजदूरों की समस्या पर लिखूंगा तो आज मजदूरी की समस्या कैसी है। आज मैं शिक्षा की समस्या पर लिखूंगा तो आज का शिक्षा का पैटर्न कैसा है। आज विद्यार्थियों को कैसा शिक्षा चाहिए, आज वो नौकरी ओरिएंटेड होनी चाहिए कि नहीं, वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए कि नहीं। मैं अपनी दृष्टि से, यानी कि मैं अपनी सदी की दृष्टि से दुनिया को कैसे देखता हूं, ये है नई वाली हिंदी।
अब इसको लोग भाषा के समझते हैं। नई वाली हिंदी वो है जिसमें अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया जाए। भाई मुक्तिबोध ने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है, अज्ञे ने किया है, प्रेमचंद ने किया है, निर्मल वर्मा कर रहे हैं। तो निर्मल वर्मा चूंकि पेरिस घूमने जाते हैं तो पेरिस की सड़कों का वर्णन करते हैं, तो उसमें अंग्रेजी के शब्द आपको चुभते नहीं है। मैं जाऊंगा हाजीपुर, मैं जाऊंगा गाजीपुर, मैं चल जाऊंगा सोनीपत के देहात में, तो मैं जब अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूंगा कि अरे बिगड़ा हुआ आदमी है, नई वाली हिंदी है, लगता है। ऐसा नहीं है। पात्र जो भाषा बोल रहे हैं वो अपने युग की भाषा बोल रहे हैं, जो हिंद युग से नहीं छपता है। मान लीजिए आज कोई लेखक हिंद युग से छपता है, ठीक है। अब एक उदाहरण मैं लेता हूं, सत्यव्यास जी हैं, हमारे सीनियर हैं, लोकप्रिय लेखक हैं। सत्यव्यास जी की किताब हिंदी युग से भी आई है, उनकी किताब दूसरे पब्लिशर से भी आई है। तो सत्यव्यास जी क्या जिस वक्त इस किताब को लिखते हैं वो नई वाली हिंदी है, और उस पब्लिशर से जो उनकी किताब आई है वो पुरानी वाली हिंदी है। एक ही लेखक तो है, उन्हीं की तो भाषा है। तो जब आप हिंदी से छपते हैं तो आप हमको बोल देते नहीं आपकी भाषा तो हल्की वाली होगी। आप ऐसा कीजिए, यही किताब को ना दूसरे पब्लिशर से छपवा लीजिए, तो भाषा में गजब का मजा आ जाएगा बॉस। ऐसा होता है क्या? तो ये बेवजह का एक मतलब कि बंजर विवाद है। और ये एक तेवर का नाम है, एक समुच्चय में इसको हम देखते हैं। तेवर का नाम है, आप अपने समय को कैसे देखते हो। तो हम कहते हैं कि हम अपने समय को देख के जो हिंदी में उपन्यास लिख रहे हैं उसको हम नई वाली हिंदी बोल रहे हैं। यही इतनी सी बात है। वो हिंदी उम की नहीं है, वो कॉपीराइट नहीं है हिंदी उम का। हाँ, हिंदी उम ने उसको अपने टैग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया है, उपयोग में लाया है। तो ये आप भी ला सकते थे, नहीं लाया तो मेरा क्या गलती। मैंने लाल अबीर को कहा कि लाल अबीर मजा दे, लाल अबीर खरीद लो भैया। अब लाल अबीर को आपने लाल अबीर कह के नहीं बेचा, आप गुलाल बोल के बेच रहे हैं कि किलो ये कान्हा ने इस गुलाल से खेला था, आप ये बोल के बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये गुलाब इतना लाल है कि आपके गाल पे लगेगा तो छूटेगा नहीं, मैं ये बोल के बता रहा हूं। लेकिन गुलाब के लाल होने पर कहां से शंका है? भले आप उसको कान्हा की गुलाल बोले, मैं उसको कलर उसका ठोस बता के आप बोल रहे हैं ब्रिज की होली इसी से खेली जाती है। मैं कह रहा हूं कि बॉस इसका रंग नहीं छूटेगा, मैं ये बोल रहा हूं, ये इतना लाल है। मैंने उसको कह दिया कि हम लाल गुलाब यहाँ उत्पादित करते हैं, इतनी सी बात है। आपने नहीं कहा, इसमें मेरी क्या गलती? हम कह रहे हैं कि जो नए लोग लिख रहे हैं वो नई दृष्टि से लिख रहे हैं। अब ये बात अपने आप टैगलाइन में नहीं लेंगे तो ये मेरी गलती है। आप अपने टैगलाइन में आगाज पैगाम ये सब लिखते हैं ना, भाई इन्होंने लिख दिया नई वाली हिंदी। वो नई वाली दृष्टि भी लिख सकते थे, नहीं लिखा, नई वाली हिंदी लिखा। तो राइटिंग के क्राफ्ट के बारे में कुछ चीज़ें समझाइए सर, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, ताकि वो कुछ चीज़ें। मैंने सुना है कि ये सिखाने का लोग पैसा लेते हैं। हाँ, बहुत पैसा, हम भी लेते हैं। वर्कशॉप चलता है, हम भी लेते हैं। मुंबई में जो लोग लिख रहे हैं, राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो बड़े नाम है, वो एक पैसा लेते हैं पता नहीं बताने का। अब वो भीतर में क्या बताते हैं भगवान जाने। किसी का बाप राइटिंग नहीं सिखा सकता है। क्राफ्ट सिखाया, क्राफ्ट सुधारा तो जा सकता है। हालांकि ये बोलने का भी मुझे पैसा लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मतलब एक बार आप अगर एक लाइन का गुरु ज्ञान है ये। अगर आप एक बार पैसा देकर मुझसे ये ज्ञान ले लेते तो बार बार कहीं पैसा नहीं देना होगा। लेकिन एक राइटर जो किताबें लिख चुका है वो आपको यात्रा साझा आपसे करता है। वो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप यात्रा के क्राफ्ट को पकड़ते हैं। लेखन का क्राफ्ट नहीं, वो यात्रा का क्राफ्ट है। घटित होने वाली घटनाओं का एसेंस आपको कैसे आता है, ये लेखन है। बाकी लिखें कैसे, पढ़ें उनको, छुएं उनको, सुने उनको, ये हर व्यक्ति कर रहा है। इससे आप लेखक नहीं बनिएगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि आप होटल, किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाइए, आप पनीर की सब्जी मंगाइए, पनीर हांडी मंगवाए, आप खाए, आप वाह बोल सकते हैं, आह बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पनीर बनता कैसे आप नहीं बना सकते हैं। तो एक बना हुआ उपन्यास वही है, वो 5 स्टार की रेसिपी है, आपको पढ़ के अच्छा लगता है। रेसिपी जानने के बाद आप पनीर बना पाएंगे। एक कढ़ाई लीजिए, तेल डाल के थोड़ा गर्म करें, कटे भुने प्याज को कटे डालें और उसको सुनहरा होने तक भुने, फिर इसमें धनिया डालें, फिर मसाला डालें। हाँ, गैस की आंच धीमी कर दें, फिर मोबाइल में ना लग जाए, नहीं तो धीमी आंच में भी प्याज जल सकता है। ये जो बताएगा वो बस क्राफ्ट है। तो रेसिपी पढ़ना होगा। अब रेसिपी क्या है, साधारण सी बात है, रेसिपी पढ़िए, भूगोल, वो प्याज है। इससे मेरे को एक चीज और मिर्च पढ़िए। आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है उसका थोड़ा अंदाजा। नहीं, ये मैं छात्र जीवन, ये छात्र जीवन से होता है, ये मैरिड लाइफ से नहीं होती, छात्र जीवन से होता है। मैं 10 साल बाहर रहा हूँ, अपने से खाना बनाना है, अपने से थलिया धोना है,
अपने से रूम साफ करना है। 25 गज का कमरा जो गांधी विहार, मुखर्जी नगर में तो खैर बाथरूम में रखा जाता है लोगों को, मैं गांधी विहार, नेहरू विहार, इंदिरा विकास, ये सब जो जगह है वहाँ जब 25 गज के कमरे में आपको खुद उठना है, खुद झाड़ू लगाना है, क्योंकि आप झाड़ू लगाने के लिए वहाँ आदमी रखोगे ना तो आदमी आपसे पूछेगा कि यहाँ लगाना कहाँ है। सही बात। आप उसको पैसा तो लगाएगा, एक जगह बेड है, दूसरी जगह किताब रखा है, तो वो इस तरह से चीर के किसी तरह से रजाई उजाई हटा के इतना सा जमीन दिखेगा, उसको क्या लगाएगा पोछा? तो आप अपने लगा लो, तो अपने से लगाना है। आपका किचन इतना छोटा होता है कि वहाँ पर दूसरों के स्पेस लिए काम करते हो, आप खुद बनाते हो, खाते हो, यही है। बहुत से हिंदी के राइटर अब फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं, आपका क्या इरादा है सर? मुझे मौका मिला मैं भी लिखूंगा। मुझे लिखने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसा वही मैं हिमालय वाला कुछ एकदम ऐसा लेखक हूँ कि मैं कहूँगा कि ना बाजार की ओर नहीं, मुंबई माया है, माया पाप है, ये सब नहीं मैं बोलूँगा। मुझे मौका लगा तब तो लिखूँ, मुझे मौका नहीं लगा है। आखिरी रिक्वेस्ट है सर, रील बनाने वाले लड़के एक बार सुना दीजिए। हाँ, ये गीत है जो बड़ा वायरल है अभी, बहुत वायरल हुआ है सर, बहुत वायरल है ये। तो ये नई पीढ़ी, ये स्पेशली मेरी टीम की रिक्वेस्ट थी कि जब वो आए तो ये गाना जरूर सुनिएगा। नहीं, मैं उस पर सुनाता हूँ जरूर। मेरे स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस कर अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और वो क्या लड़के थे कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। अरे कुछ भी नहीं था फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और इस गीत के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब ये गीत मैं सुनाता हूँ तो कई जगह कमेंट में देखता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप भी तो रील बना रहे हो। भाई, मैं रील बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रील बनाने वाले से कहता हूँ कि तुम किस चीज़ का मजा नहीं ले पाए। हम में ऐड ऑन है कि हम रील भी बना रहे हैं, लेकिन जो तुम मजा नहीं ले पाए, जो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि तुम उसका मजा नहीं ले पाए, इसका ले रहे हो। तुमने कहाँ सुना है मोहम्मद रफ़ी को, हमने सुना है लाइव, तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम कुमार सानू, उदित नारायण को सुन रहे हैं सामने से। वैसा ही बात है कि आपने वो कुमार सानू और उदित नारायण को उस दौर में नहीं सुना, आज आप अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी हर नई पीढ़ी को कुछ ऐड ऑन कर देती है। तो हमारे लिए ज़्यादा मजा है कि हम उसको भी देख के आए और इसको भी देख रहे हैं, वो मजा आप नहीं ले पाए, इसीलिए कहते हैं कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये यहाँ से बात है। सर, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संचित जी और पूरी टीम का। आज हमारे साथ थे कवि, लेखक और गीतकार नीलोत्पल मृणाल जी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा भी बजाइए। धन्यवाद। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जा, कि मन यहाँ से उबा जा। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जा।